next session of class 12th history chapter first brick beads and bones। मैं रविंद्र गुड़िया स्वागत करता हूं आपका आर्ट्स एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। तो हमारे आज का जो टॉपिक है वो है क्या, ब्रिक बीड्स एंड बोन्स, या दूसरे शब्दों में कहते हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन के चैप्टर का टॉपिक क्या है, मोहनजोदाड़ो शहर का अ प्लान्ड अर्बन सेंटर। मतलब जो मोहनजोदाड़ो जो शहर है उस शहर की टाउन प्लानिंग के बारे में हमारा आज का टॉपिक है। तो हमने इसको क्या किया, 3 फेज में लिया। पहला है हमने लिया इसका इंट्रोडक्शन टाउन के बारे में। दूसरे फेज में हमने क्या रखा कि इसका रखा ड्रेनेज सिस्टम को। तीसरे फेज में हमने इसमें रखा है आपका डोमेस्टिक आर्किटेक्चर को। तो ये आज के एक ही वीडियो में हमने तीनों को क्लब कर दिया। वैसा तो हमने पहले सोचा था कि इसको अलग रखा जाएगा, लेकिन बाद में हमने ये डिसाइड किया कि इसको एक साथ में ले लेते हैं, अलग अलग करने के बजाय एक साथ में ठीक रहेगा। आपको आप अपने सहूलियत के अनुसार, हाँ कई बार ये भी होता है कि सिर्फ ड्रेनेज सिस्टम बचेगा, कभी सिर्फ और सिर्फ है ना डोमेस्टिक आर्किटेक्चर बचेगा, कभी वो पूरा ब्रॉडली बचेगा क्या कि आप हमें टाउन प्लानिंग इलॉबरेट करके बताइए। तो 4 नंबर वाले में भी आ सकता है, 2-2 नंबर के छोटे भी आ सकते हैं। तो हमने क्या कि एक रास्ता अपना लिया, बोला कि सबको एक साथ में कर लेते हैं और फिर बाद में ना साथ में पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो इस यूट्यूब चैनल के साथ साथ में इसी यूट्यूब चैनल का हमारा एक इंस्टाग्राम पेज है जो कि देखो ये रहा, ठीक है। इस पेज का जो लिंक है हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा। हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम करके आगे वो लिंक दे रखा, आप उस पर क्लिक कीजिए, उसको फॉलो कीजिए। फॉलो करने से क्या होगा कि हमारे जितने भी यहाँ पर वीडियो लेक्चर्स बनते हैं, इन वीडियो लेक्चर्स के जितने भी छोटे छोटे सवाल बनते हैं, जो डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं, उनके हम क्विज बनाकर डालते हैं वहाँ पर। मतलब आपको एक सवाल दे देंगे, नीचे 4 ऑप्शन दे, 1 2 3 4, आपको सही ऑप्शन क्लिक ढूंढना, आइडेंटिफाई करना है, उस पर क्लिक करना है, आपको वो बता देगा सही आंसर क्या है। ऐसे में क्या होगा कि आपके जो MCQ का जो सेगमेंट है, जो आपका वेरी शॉर्ट टाइप का जो सेगमेंट है, आपका जो फिल इन द ब्लैंक्स टाइप का जो सेगमेंट है, वो यहाँ से सारा कवर हो जाएगा। उससे क्या होता है कि आपको क्विक होता है ना कि आपको विद इन, आपने सवाल देखा, आप ऑन द स्पॉट कितना जल्दी जजमेंट लेते हो, तो ये आपकी स्पीड को और बढ़ाता है। फिर आप में से कुछ लोग बोलेंगे सर हम यूट्यूब शॉर्ट्स तो ऑलरेडी देखते हैं। हाँ वो बात सही है, वहाँ हम यूट्यूब शॉर्ट्स समझाते हैं ना आपको कि भाई 1 नंबर का सवाल, यहाँ पे क्या है कि आपको क्विक डिसीजन लेने का मौका मिलेगा। इससे क्या यूट्यूब, यहाँ पर आपने पूरा पढ़ा, फिर यूट्यूब शॉर्ट्स पर हम छोटे छोटे डालेंगे ताकि वो क्विक रिविजन में आपके काम आएंगे एग्जाम्स के समय पर, बोर्ड एग्जाम के समय, प्री बोर्ड के समय पर। इसके अलावा वो जो क्विज है वो ये चेक करेंगे कि आपने जो आज पढ़ा, जो क्लास में तो आपने गेन किया, लेकिन क्लास जाने के बाद में कुछ समय बाद में क्या वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में भी स्टे कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो जब आप क्विज अटेम्प्ट करोगे तो उससे क्या होगा कि आपको पता चल जाएगा कि हाँ वी आर ऑन द राइट ट्रैक। तो वही है। इसके अलावा जितना भी कुछ अपडेट होता है तो हम वहाँ पर भी डालते हैं, तो आपको इसके साथ साथ में वो भी फॉलो कर लेना है। तो चलिए, यूनिक फीचर ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन वॉज द डेवलपमेंट ऑफ अर्बन सेंटर। बोला कि हड़प्पन सिविलाइजेशन का सबसे मुख्य विशिष्ट जो आपका जो ना विशेषता है, जो सबसे मुख्य विशिष्टता क्या है, वो है आपका डेवलपमेंट ऑफ द अर्बन सेंटर। बोला अर्बन सेंटर का विकास होना, शहरी क्षेत्रों का विकास होना। बोलेगा कि सर ये तो टाउन प्लानिंग का है, ये तो इंट्रोडक्शन वाली लाइन, अगर ये लाइन नहीं लिखेंगे तो भी काम चल जाएगा। इस लाइन लिखने की जरूरत क्यों पड़ी? इस लाइन को लिखने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि CBSE ने हमको बोला कि तुम लोग ढंग से पढ़ते नहीं हो रहे, तो ढंग से पढ़ना स्टार्ट कर दो, नहीं तो मैं तुमको पढ़ना सिखा दूंगा। मैं नहीं कह रहा हूँ, CBSE बोल रहा है ऐसा। अब CBSE ने कैसे बोला? CBSE ने बोर्ड के समय पर, एक बोर्ड है, साल में चेक कर लूँगा और एक नीचे लाइन डाल दूंगा मैं, ठीक है ना, तो वो पेपर की कटिंग डाल दूंगा, जैसा भी आपको दिखेगी यहाँ पर थोड़ी देर बाद में, कि वो कौन से साल में आया था और क्या सवाल था। तो उन्होंने बोला क्या कि ये लाइन पूरी की पूरी एज इट इज़ डाल दी, पूरी की पूरी, मतलब पूरा एकदम एज इट इज़ सेम डिट्टो। ये आप जब देखो अपनी किताब के अंदर जो है ना, ये वाला जो टॉपिक है, इसकी सबसे पहली लाइन ही यही है। उन्होंने क्या किया, ये पूरी की पूरी लाइन डिट्टो की डिट्टो छाप दी वहाँ पर, और लास्ट में यहाँ पर है ना ऐसा फिलिंग द ब्लैंक्स करके फुल स्टॉप कर दिया। अब बच्चे कन्फ्यूज हो गए कि क्या हो सकता है कि बीड्स है, ब्रिक्स है, बोन्स है, पता नहीं क्या है। और फिर बाद में पता चला कि जब किताब पढ़ते हैं ना कि ये तो पूरी की पूरी सेम लाइन है और लिखना आपका अर्बन सेंटर है, शहरी क्षेत्र। तो किताब पढ़ना जरूरी है। मैं ये क्या भाई, इसलिए हम क्या करते हैं, जब नोट्स भी बनाते हैं, मैं आपकी क्लास में जब पढ़ाता भी हूँ, जो भी आपके ना क्लास में करवाता हूँ ना, सबसे पहला मेरा 2 काम है, किताब का हर टॉपिक वर्ड टू वर्ड, लाइन टू लाइन पढ़ना।
इससे क्या होता है कि जब मैं नोट्स बनाता हूँ तो सारी चीज़ों को सबसे पहले किताबों की चीज़ को इनकॉर्पोरेट करता हूँ, उसके बाद में अपनी लैंग्वेज को इंट्रोड्यूस करता हूँ। मैं अपनी लैंग्वेज को सिर्फ और सिर्फ इसलिए इंट्रोड्यूस करता हूँ ताकि उसका सरलीकरण कर सके, सिंप्लीफिकेशन कर सके। इसके अलावा हमने पहले भी बोला हुआ है, आपको एक शॉर्ट्स भी डाला था मैंने, कौन सा वाला, कि ना कि हिस्ट्री और एसएसटी में, मतलब हिस्ट्री हो, पॉलिटिकल साइंस हो, एसएसटी हो, अगर आपको उसके अंदर फुल मार्क्स करने हैं तो फुल मार्क्स करने का एक ही जरिया है, क्या, कि आपको पिछले 5 सवाल के क्वेश्चन पेपर को पढ़ना पड़ेगा। उन 5 सवालों में क्या हो, 5 सालों में क्या हुआ, सर बोर्ड ने कैसे कैसे सवाल पूछे, इन सारी चीज़ों का कवर अप करना ज़रूरी है। तो उन सारी चीज़ों में हमें पता चलता है कि सीबीएसई या आरबीएसई या फिर कोई भी स्टेट बोर्ड, चाहे वो दिल्ली का बोर्ड हो, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो, चाहे वो यूपी बोर्ड हो, महाराष्ट्र बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो, ठीक है ना, चाहे वो आपका है ना एमपी वाला बोर्ड हो, उन सब के अंदर एक सिमिलरिटी है कि देखो सभी लोग क्या करते हैं कि पिछले सालों के क्वेश्चंस को उठा करके पूछे, वही घुमा करके, कभी सीधा पूछेंगे, कभी घुमा करके पूछ लेंगे, तो हम उन सारी चीज़ों को कवर अप करते चलते हैं। तो इसी में क्या होता है कि हमें पता चल जाता है कि पढ़ना कैसे है, ठीक है ना। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या था कि सबसे मोस्ट यूनिक फीचर क्या है कि शहरी क्षेत्र का विकास होना। तो ये फर्स्ट पॉइंट है आपका, इज द मोस्ट वेल नोन साइट आफ्टर हड़प्पा। मतलब हमने पहले इस पूरे सिविलाइजेशन की पहली साइट थी हड़प्पा, दूसरी साइट जो खोजी गई थी वो थी मोहनजोदाड़ो। अब आपके एक सवाल बनता है क्या कि मोहनजोदाड़ो शहर की खोज किसने करी थी? ठीक है, एक काम करते हैं, इसका एक यूट्यूब शॉर्ट बना के छोड़ देंगे, क्या कि हु एक्सकवेटेड द मोहनजोदाड़ो सेटलमेंट या साइट, बोला कि मोहनजोदाड़ो शहर की खोज किसने करी, और जैसे 4 ऑप्शन दे देंगे हम, ठीक है ना, कि इन्होंने आपको 4 ऑप्शन है, 4 में से एक आइडेंटिफाई करना है। तो राइट आंसर क्या है इसका राइट आंसर है राखाल दास बनर्जी, ठीक है। तो ये है, तो बोला कि हड़प्पा के बाद में जो सबसे ज़्यादा, जो दूसरा सबसे बड़ा फेमस जो शहर है वो आपका मोहनजोदाड़ो सेटलमेंट है। इसके अलावा इससे एक और सवाल बनता है क्या कि मोहनजोदाड़ो सेटलमेंट कितने बड़े भौगोलिक क्षेत्र में फैला हुआ है? तो आपके ऐसे 4 ऑप्शन आ जाएंगे, क्या 100 हेक्टेयर, 125 हेक्टेयर, 150 हेक्टेयर, मतलब 150 एंड 175 हेक्टेयर्स। तो राइट आंसर क्या है आपका, बताओ जरा। राइट आंसर है आपका 125 है, पता नहीं 75 याद क्यों रह रहा है, कोई फिगर होगा जो दिमाग में बार बार घूम रहा है मेरे, क्योंकि बार बार सेटलमेंट मतलब शहर के बारे में बात कर रहे हैं, सिटी के बारे में बात कर रहे हैं। द सेटलमेंट इज डिवाइडेड इनटू 2 सेक्शन। बोला कि जो शहर का जो आपका है ना मोहनजोदाड़ो जो शहर है वो आपके 2 हिस्सों में बटा हुआ है, डिवाइडेड इनटू 2 सेटलमेंट्स, मतलब सेटलमेंट जो आपके 2 हिस्सों में बटा हुआ है। वेस्टर्न सेक्शन, बोला कि पश्चिमी जो इलाका है, जो पश्चिमी जो क्षेत्र है वो कैसा है, वेस्टर्न सेक्शन वाज स्मॉलर। ये है हमारे लिए इंपॉर्टेंट कि पश्चिम है, और दूसरा क्या है, स्मॉलर है। अगला क्या है, बट हाइयर है, बट हाइयर नोन एज सिटाडेल। सिटाडेल वेर एज मतलब जबकि, क्या बोलना चाह रहा है, वेर एज ईस्टर्न सेक्शन, ईस्टर्न सेक्शन वॉज मच लार्जर। बोला कि जो पश्चिम का पूरब का जो इलाका है वो हाइट में बड़ा, मतलब फैलाव में बड़ा है, बट लोअर। तो क्या कहना चाह रहा है, आइए देखते हैं। बोला कि द सेटलमेंट मतलब ये वाला जो शहर है इस डिवाइडेड मतलब बटा हुआ है, कितने में बटा हुआ है, 2 हिस्सों में बटा हुआ है, इस डिवाइडेड इनटू 2 सेक्शंस, ठीक है। तो बोला कि ये 2 हिस्सों में बटा हुआ है, जो पश्चिम का इलाका है, मतलब आप ये समझ लो यहां पर तो क्या बोलना चाह रहे हैं हम कि मान लीजिए कि ये पूरा का पूरा जो शहर है वो मोहनजोदाड़ो है एक बार के लिए। तो बोला कि इसके 2 हिस्से, पहला हिस्सा और दूसरा हिस्सा। पहला हिस्सा ये कह रहा है कि इसका जो वेस्टर्न सेक्शन है, जो पश्चिम का इलाका है, वो कैसा है, वॉज स्मॉलर, छोटा है ना, वॉज स्मॉलर। और बोला स्मॉलर बट हाइयर,
स्मॉलर बट हायर का मतलब क्या था कि इलाका छोटा है जैसे इसमें दिख रहा है, लेकिन वो हायर है मतलब ऊंचाई पर बनाया हुआ है। स्मॉलर है लेकिन ऊंचाई पर बनाया हुआ है, ठीक है ना, मतलब पूरा का पूरा शहर, जो पूरा का पूरा शहर ऊंचाई पर बनाया हुआ है। इसके पीछे कारण हम आगे देख लेंगे, ठीक है ना। अभी बता दूं मतलब क्या, देखो रिवर एंड सिविलाइजेशन, ऐसे में बाढ़ आने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा रहती है। जैसे आप अभी देख लो ना, अभी हमारे पूरे भारत में अधिकतर शहरों में क्या हो रहा है, बाढ़ जैसे हालात है, पर्टिकुलरली राजस्थान। पहले ये सिलसिला भी गुजरात में चल रहा था, लेकिन पिछले 3-4 दिन से क्या हो रहा है कि पिछले लगभग 4 दिन से ये हो रहा है कि हमारे राजस्थान वाले जो हिस्सा है, उस राजस्थान वाले हिस्से में बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। इसीलिए 2 बार तो क्या हुआ कि कलेक्टर को छुट्टी के आदेश जारी करने पड़ गए। पहली बार क्या हुआ कि जो जितने भी स्कूल हैं उनके प्राइवेट एसोसिएशन ने ये डिसाइड किया था कि सैटरडे को उन्होंने छुट्टी डिक्लेयर करी। उसके बाद में मंडे को बारिश इतनी ज़्यादा हुई कि उसी दिन शाम को कलेक्टर ने आदेश जारी किया कि जिला स्तर पर ज़्यादातर जिला में राजस्थान में क्या हुआ कि वहाँ पर है ना, जिले के स्तर पर कलेक्टर ने छुट्टी जारी कर दी, क्योंकि हालात बाढ़ जैसे बने हुए हैं। तो इसका मतलब सोचो कि सब जगह पर इतना नदियाँ नहीं है, बारिश की वजह से इतना हो रहा है। ये तो पूरा का पूरा हड़प्पन सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी नाम है ना, इंडस वैली सिविलाइजेशन सिंधु घाटी की नदी पर, और इसके अलावा बाकी के छोटे और भी जितने शहर है वो अलग अलग नदियों पर बसे हुए हैं। तो ऐसे में रिवर एंड सिविलाइजेशन, कल को बारिश ज़्यादा हो गई, नदी का पानी का बहाव बढ़ गया तो बाढ़ आ सकती ना। इसलिए वेस्टर्न सेक्शन को थोड़ा सा हाइट पर बनाते थे, ऊंचाई पर बनाते थे, ताकि अगर बाढ़ जैसे हालात बन भी जाए तो एक लंबे समय तक, एक कुछ समय तक है ना, उस बाढ़ से काबू पाया जा सके। हालांकि जब बाढ़ अपना रौद्र रूप दिखाएगी तो आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन आप अपनी प्रिपरेशन तो करोगे ना, उसी लिए तो इसे हाइट पर बनाते थे, ठीक है ना। वाज नॉन एज द सिटाडेल, बोला कि इसी को ये जो पश्चिम वाला जो क्षेत्र ना, इसको सिटाडेल नाम से हम जानते थे। सिटाडेल का मतलब क्या था, हिंदी में इसको बोलते हैं दुर्ग क्षेत्र, दुर्ग क्षेत्र। तो बोला कि इसको सिटाडेल या दुर्ग क्षेत्र बोलते हैं। अब आते हैं शहर के दूसरे हिस्से की तरफ में, बोला कि वेरेस का मतलब होता है जबकि ईस्टर्न सेक्शन, बोला कि जो पूरब का जो इलाका है क्या है, वॉज मच लार्जर। बोला कि पूरब का इलाका काफी बड़ा है ना, देखो इससे बहुत बड़ा है, ऐसा सच में भी है, सिर्फ मैं ही नहीं बना रहा हूं। तो बोला कि मच लार्जर, बोला कि बड़ा है, टेरिटोरियल एरिया में, बाउंड्री आप देखो नहीं, भौगोलिक क्षेत्र में बड़ा है, बट लोअर का मतलब क्या है कि पश्चिमी इलाका तो हाइट पर ज़्यादा है, लेकिन जो लोअर टाउन जो पूर्व वाला इलाका जो वो रेजिडेंशियल वाला है, तो बोला कि ये पूर्व का कैसा लोअर है, मतलब थोड़ा नीचा है, इतना ऊंचा नहीं है पूर्व पश्चिम जितना। हाँ, ये बात, इस बात में पूरा का पूरा एग्रीमेंट है क्या, कि जो आपका पूरब का इलाका है उसमें कुछ बिल्डिंग्स ऐसी होगी जो ऊंचाई पर बनी होगी, लेकिन पूरा शहर ऊंचाई पर नहीं है। बोला कि शहर का एक जितना बड़ा हिस्सा, मेजोरिटी ऑफ द एरिया जो है वो आपका ग्राउंडेड है, लोअर टाउन एरिया है, मतलब निचला इलाका में आता है। उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट बिल्डिंग कॉम्प्लेक्सेस हैं जिनको हाइट पर बनाया, पूरा शहर हाइट पर नहीं है, इसलिए मैंने इसको बोला कि लोअर, लार्जर बट द लोअर, और इसीलिए हम इसको बोलते हैं लोअर टाउन एरिया, मतलब निचला इलाका, लोअर टाउन एरिया या निचला इलाका, निचला क्षेत्र, ठीक है ना। इसको कई बार है ना रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं, इसको रेजिडेंशियल एरिया। नजदीक हो रहा है ना, थोड़ा सा मिटा के अलग कर, दूर कर देते हैं, नहीं तो हाँ। तो बोला कि निचला इलाका, जिसको कई बार है ना रिहायशी क्षेत्र भी बोलते हैं हम, ठीक है ना, रिहायशी आएगा मेरे हिसाब से, देख लेना थोड़ा सा स्पेलिंग होगा, ठीक है, रिहायशी क्षेत्र। तो बोला कि ये है, तो हमने बता दिया ये है। इसके अलावा देखो यहां पर जितने भी ना शहर के जो आम जनता है वो पूरब में रहती है, जितनी भी जो प्रॉस्परस सेक्शन के जो समाज के जो लोग हैं, जो अमीर लोग हैं, वो आपके पश्चिम की तरफ में रहते हैं, पहला बात। दूसरा बात, जितनी भी हम जिसको कहते हैं कि सरकारी बिल्डिंग है, जो बड़े बड़े ग्रैंडियस, जो हमको बड़े बड़े महल टाइप के जो घर मिले, जो बड़े बड़े बिल्डिंग्स मिली, वो सारी की सारी यहाँ पर मिलेगी, चाहे वो है ना ग्रेट बाथ हो, ग्रेनरीज हो बड़ी बड़ी, वो सारी पश्चिम में मिलेगी। यहाँ पर सारा का सारा क्या था, आम जनता रहने वाली जगह है, जहाँ पर ये अपने जो कॉमन पीपल है वो ज़्यादा रहती है। इसके अलावा जितने भी सेंटर्स वगैरह वो सारे के सारे वो ज़्यादातर हमें इस तरफ में मिलेंगे, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा ये पॉइंट। अब आते हैं इट्स हाइट टू द फैक्ट दैट बिल्डिंग्स वर कंस्ट्रक्टेड ऑन अ मड बिग प्लेटफॉर्म्स। बोला कि सिटाडेल की साइड में ओव्स
its height to the fact that the buildings were constructed constructed on a mud brick platforms. तो क्या सवाल है, अगला पॉइंट है हमारा कि सिटाडेल ओस, बोला कि ना सिटाडेल मतलब जो दुर्ग क्षेत्र है उसकी जो हाइट है, ओस का मतलब होता है कि जो उसके लिए जिम्मेदार है, मतलब इसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल है। बोला कि सिटाडेल की जो हाइट है वो क्यों बनाई गई है कि फैक्ट दैट द बिल्डिंग्स वर कंस्ट्रक्टेड। बोला सिटाडेल की जो हाइट बनी है उसके पीछे ना मेन कारण क्या है कि जितनी भी ना जो बिल्डिंग्स मतलब जो रिहायशी इलाका जो बना है, जो भी क्षेत्र बना है आपका, ठीक है ना, बिल्डिंग मतलब वो जो घर बिल्डिंग जो बनी बड़ी बड़ी जो बनी हुई है, तो बिल्डिंग्स वर कंस्ट्रक्टेड, कंस्ट्रक्टेड का मतलब होता है कि बनाई गई है, निर्माण की गई है, कंस्ट्रक्टेड ऑन अ मड ब्रिक प्लेटफॉर्म, मतलब आपने एक बड़ा ऊंचा ओटा ले लिया। ओटा का मतलब कि हमने एक बड़ा प्लेटफॉर्म बना लिया। मान लो कि ना जैसे अभी मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, तो अभी मैं अपने ज़मीन पर खड़ा हूँ, उस ज़मीन से यहाँ के जब आते हैं तो लगभग 4 फुट से लगभग 4.5 फुट के आसपास पड़ जाता है ये, ठीक है ना, 4.5 फुट पड़। तो बोला कि इतना जो ज़मीन पर जाना पर मेरे पैर है वहाँ से लेकर के यहाँ तक जो ये प्लेटफॉर्म है, फिर इसके बाद में यहाँ से घर स्टार्ट होगा, ज़मीन से घर स्टार्ट नहीं होगा, जो धरती है धरती से लेकर के यहाँ तक हमने क्या किया कि पूरा का पूरा हमने प्लेटफॉर्म बनाया। प्लेटफॉर्म बनाने के बाद में हमने फिर बाद में यहाँ से सारा का सारा घर बनाना स्टार्ट किया, मतलब जो घर का आंगन है वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। इसका मतलब ये पूरा का पूरा इतना जो हाइट है 4 फुट की 3 फुट की जो भी हमने हाइट रखी है वो उसका प्लेटफॉर्म की तरह काम करेगी। तो बोला कि जैसे ना प्लेटफॉर्म बनाने के लिए हमने क्या किया, प्लेटफॉर्म बनाने के लिए हमने मड ब्रिक्स को यूज़ किया। जो मड है ना, मड की जो ईंटें है, उस मड की ईंटों से हमने पूरा का पूरा प्लेटफॉर्म बनाया। उसके बाद में घर स्टार्ट हो रहा है, उसका घर का आंगन आ रहा है, सारा का सारा बन रहा है। तो ये हमने किया सिटाडेल साइड में। अब आते हैं नेक्स्ट, which meant physically separated from the lower town. The lower town, यही पॉइंट कंटिन्यू है हमारा, was also walled. देखो ये पॉइंट हमारे क्या रहा है, अभी आप अगर हमारे नक्शा देखोगे, इस नक्शे में आपको क्या देखने को मिल रहा है कि पूरा का पूरा शहर है और फिर शहर के अंदर हमने ये एक वेस्टर्न साइड वाला और एक आपका ईस्टर्न साइड वाला है। और इसमें आपने एक चीज़ और नोटिस करी क्या, मैंने इसका पहला बाहर का आउटर लाइन खींचा, फिर इसके अंदर ये वाला लाइन खींची, फिर इसके अंदर ये वाली लाइन खींची। मैं चाहता तो ऐसे भी कर सकता, सीधा आपको ऐसा चौकस बनाया उसमें सीधे बीच में लाइन खींचा, मतलब कि ये वेस्ट है ये ईस्ट है, लेकिन ऐसा नहीं किया मैंने। ये नक्शा बनाने का मकसद था मेरा, इस वाले पॉइंट के लिए मैंने नक्शा बना रखा था ऐसा एज इट इज बना। तो बोला कि देखो सिटाडेल ओस, ये तो हो गया हमारा। हाँ, इट वॉज वॉल्ड, इट वॉज वॉल्ड मतलब ये सिटाडेल के लिए वर्ड यूज किया हमने। बोला कि सिटाडेल, इट को आप देखो इसको प्रोनाउन यूज किया मैंने, इसकी जगह पर आप यूनिवर्स सिटाडेल, सिटाडेल वॉज वॉल्ड। बोला कि जो सिटाडेल है वो कैसा था, वॉल्ड था, मतलब वॉल का मतलब दीवार, वॉल का मतलब क्या होता है, दीवार। तो बोला कि जो सिटाडेल जो दुर्ग क्षेत्र है उसके चारों तरफ में दीवार थी, मतलब परकोटा था। आप समझते हो ना कि वॉल्ड मतलब दीवार, परकोटा। परकोटा आप आज का कॉमन वर्ड क्या है, बाउंड्री। हम कहते हैं कि भाई बाउंड्री खिंचवा रहे हैं अपने घर के चारों तरफ में, तो उसको बोलते हैं हिंदी परकोटा, बाउंड्री, वॉल्ड एक ही बात है। तो बोला कि सिटाडेल वॉज वॉल्ड विच मीन्ट इट वॉज फिजिकली सेपरेटेड। देखा ना, फिजिकली सेपरेटेड है ना, नहीं तो पता कैसे चलेगा। अगर आपने एक देखा होगा, एक मूवी आई थी अभी झुंड, अमिताभ बच्चन वाली। अमिताभ बच्चन क्या करता है कि स्कूल में पढ़ाता है, और वो पढ़ाता है मतलब वो पीटीआई है, फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर है। वो क्या करता है, वहाँ पर फुटबॉल सिखाता है बच्चों को, स्कूल के बच्चों को। और स्कूल के जस्ट पास में एक बड़ा सा, एक बढ़िया स्कूल भी, ऐसा छोटा मोटा स्कूल नहीं है, स्कूल है आपका जहाँ पर है ना बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ के बच्चे पढ़ते हैं, मतलब जो कहते हैं कि समाज के अंदर जो है ना कि बहुत बड़े पैसे वाले लोग जिनके बड़ी बड़ी इंडस्ट्री चल रही, उन सारे बच्चे पढ़ते हैं। और उस स्कूल के जस्ट पास में एक स्लम एरिया है, और स्लम एरिया के लोग वहाँ पर बैठे बैठे देखते कि क्या खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं। उन बच्चों को भी खेलना था, वो देखते रहते हैं उनको ऐसे करके।
कि भाई ये क्या कर रहे हैं वगैरह। तो आप देखोगे ना वो जो स्कूल है, उस स्कूल के चारों तरफ में ना दीवार का परकोटा बना रखा है, 5-5, 6-6 फीट की हाइट है। फिर उसके ऊपर उन्होंने कहीं कहीं पर तार भी लगा रखे, कहीं पर ऐसा खाली खींच करके सीधे कांटे वाले तार खींच के, कहीं कहीं पर उन्होंने वो गोल वाली फेंसिंग लगा रखी है, कांटों वाली जो रिंग फेंसिंग जो होती है। अब उस फिल्म में ना हालांकि फिल्म तो फुटबॉल के बारे में है कि दिखाते हैं किस प्रकार से गरीब सेगमेंट के जो बच्चे हैं जो अच्छा प्रॉस्पर कर सकते हैं अपने करियर के अंदर, एक्सेल कर सकते हैं, लेकिन क्या है कि समाज जो है उनको प्रायोरिटी नहीं दिया, इसलिए वो पीछे रह गए। एक बार पॉइंट पर आते हैं वापस से। तो बोला कि वो जो वॉल जो है ना, वो वॉल इसलिए कंस्ट्रक्ट करके रखी, बोला कि ये लोग हमारे स्कूल के अंदर इंटर नहीं कर जाए, ये हमारे वाले यहाँ पर आ नहीं जाए। तो इसलिए बोला कि उन्होंने पूरी की पूरी दीवार बने के उसके ऊपर है ना जो आपके ना जो बार वायरिंग कर रखी है, उसके अंदर कहीं पर सीधी सिंगल बार वायरिंग है, कहीं पर है ना रिंग फेंसिंग वाली बार वायरिंग, बार मतलब कांटे वाले। तो बोला कि कहीं कहीं पर वो रिंग वाली कटीली वायरिंग है, कहीं कहीं पर वो सीधी खींची हुई। वो इसीलिए कि उस क्षेत्र वाले यहाँ अंदर इंटर नहीं कर जाए इस स्कूल के अंदर। इसी प्रकार से इन्होंने क्या किया कि जो दुर्ग क्षेत्र है और जो निचला इलाका है, इन दोनों के बीच में ना फिजिकली सेपरेट करके रखा है। कैसे करके रखा है कि उनके बीच में दीवार खड़ी करके, मतलब बोला कि वो लोग करें कि नहीं करें, हमें तो अपना करना पड़ेगा। तो बोला कि सिर्फ इस साइड से क्यों करें, हम यहाँ से यहाँ से यहाँ से और यहाँ से, मतलब चारों तरफ से हमें ना इसको पूरा इसको कवर अप करना है। तो इसलिए देखो ये पूरी की पूरी दीवार है। ये जो वेस्टर्न साइड, जो सिटाडेल साइड है, उसका पूरा दीवार है, और ये ईस्टर्न साइड में। तो बोला कि फिजिकली सेपरेटेड फ्रॉम द लोअर टाउन, बोला कि इस लोअर टाउन से, ये जो आपका ईस्टर्न साइड में, इस लोअर टाउन को अलग करने के लिए इन्होंने अपनी चारों तरफ में दीवारें खींच ली है। और इसी प्रकार से क्या किया, लोअर टाउन के जो लोग हैं उन्होंने भी क्या किया, मतलब वो जो शहर जो है उन्होंने भी उसको क्या किया, वॉल कर लिया। मतलब इन्होंने भी अपने इस साइड में दीवार खींच ली। इसके फायदे हैं, दीवार खींचने से क्या होता है कि आउटर, हालांकि ना हमें ऐसा कोई भी एविडेंस नहीं मिला कि हड़प्पा के समय पर अटैक हुआ। वो एक अलग बात है कि हम हड़प्पा के डिक्लाइन में आर्यन इन्वेजन थ्योरी यूज करते हैं लास्ट में, लेकिन वो जो थ्योरी है उसको लिखते जरूर हैं, लेकिन उसके साथ में क्वेश्चन और नोट भी डालते हैं क्या, कि हम कह सकते हैं कि हड़प्पा ने अटैक किया, इन्वेजन किया, आर्यंस ने अटैक किया, इन्वेजन किया, लेकिन आर्यंस का आने का समय और हड़प्पा के डिक्लाइन के समय के बीच में एक टाइम लैप्स है, उस वजह से वो थ्योरी फेल हो जाती है। तो हालांकि इस पॉइंट पर आते वापस बोला कि ना पूरा बाउंड्री बोला, इसके अलावा ये दोनों सेपरेट करने के अलावा इसकी पूरे शहर की बाउंड्री और है, मतलब इसकी बाउंड्री और फिर इसके बाहर एक और परकोटा बना रखा है जो दोनों को पूरा का पूरा बाहर से प्रोटेक्ट करके रखता है। तो ये था हमारा ये वाला सेटलमेंट वाज द फर्स्ट प्लान एंड देन इम्प्लीमेंटेड अकॉर्डिंगली। अब ये वाला पॉइंट आया कैसे, आपकी किताब में इससे पहले एक 4 लाइन का एक सेंटेंस लिखा हुआ है, 4 लाइन का सिंगल सेंटेंस है। वो क्या कहता है कि जैसे ही ना आप काम करते हो, जैसे मान लो कि चाहे आप है ना सिटाडेल साइड में काम करो, ईस्टर्न सेक्शन में कहीं पर भी काम करो, मान लीजिए कि एग्जांपल लेते हैं सिटाडेल से लेते हैं, बोला कि सिटाडेल साइड में आप काम कर रहे थे, काम करते करते आपने जैसे पूरे के पूरे सिटाडेल कॉम्प्लेक्स में एक बार पूरी ऊपर है ना आपने ऊंचाई जो बना दी, प्लेटफॉर्म जो बना दिया, ये प्लेटफॉर्म जो पूरे शहर के लिए, किसी एक घर के लिए नहीं, पूरे के पूरे सिटाडेल में जब आपने रेस प्लेटफॉर्म बना लिया, उसके बाद में क्या किया कि आपने जितनी भी बिल्डिंग एक्टिविटी है, बिल्डिंग एक्टिविटी का मतलब जो भी आप घर बना रहे हो, जो भी आप कॉम्प्लेक्स बना रहे हो, जो भी अलग अलग बिल्डिंगें बन रही है, जो मकान बन रहे हैं, या फिर जो एक तरीके के जो निर्माणाधीन जो कॉम्प्लेक्सेस जो बन रहे हैं, उन सबको क्या किया कि आपको उसी एरिया में बनाना पड़ेगा, उससे बाहर नहीं। मतलब जैसे कि मान लो कि फॉर एग्जाम्पल मैं एक स्कूल बना रहा हूँ, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा कि उस पूरे के पूरे एरिया में मैं पहले ना अपना प्लेटफॉर्म बनाऊंगा। प्लेटफॉर्म जो हाइट पर, मान लो कि मैंने 4 फुट का हाइट रखा है, यहाँ तक हाइट रखा है, तो मैं पहले क्या करूँगा, उस पूरे के पूरे इलाके में जहाँ पर अपना स्कूल बनेगा, उस सब जगह पर सबसे पहला मेरा काम है कि प्लेटफॉर्म बनाना, दूसरा कोई काम नहीं। नींवा खोदना, नींव जो फाउंडेशन काम तो छोड़ो, उसका आपने किया, फाउंडेशन डाला, उसको चारों तरफ से कवर किया और पूरे ऊपर प्लेटफॉर्म क्रिएट किया। जैसे पूरा प्लेटफॉर्म बन गया, प्लेटफॉर्म बनने के बाद में आप क्या करोगे कि प्लेटफॉर्म बन गया, प्लेटफॉर्म बनने के बाद आप नक्शा बनाओगे। कैसे कि देखो ये एंट्रेंस होगा, फिर इसके बाद में ये बड़ा सा हॉल होगा, फिर यहाँ से क्लासेस लगेंगी, मतलब आप पहले नक्शा बनाओगे ना, तो आपने एंट्रेंस बनाया, फिर ये रास्ता यहाँ निकलेगा, ये रास्ता वहाँ निकलेगा, यहाँ पर ग्राउंड होगा, इस वाले पोर्शन में ना आपके ना प्राइमरी की क्लासेस लगेगी, फिर इस साइड में आपके फर्स्ट लगेगा, फिफ्थ क्या नाम है,
5th से लेकर के 10th की क्लास लगेगी। इस वाले पोर्शन में आपके ना 11th 10th की क्लास लगेगी। इसके अलावा ये वाला जो पोर्शन होगा पूरा का पूरा कैसे होगा, यहाँ पर ग्राउंड होगा। इसके अलावा ये जो होगा इसके इस वाले इलाके में आपका एक पूरा का पूरा ना गैलरी बनी हुई रहेंगी। इसके अलावा एक सेक्शन और बनाओगे क्या कि किसी प्रकार का कोई फंक्शन करना होगा तो वहाँ पर एक नया प्लेटफॉर्म बना लिया आपने। इसके अलावा आप सेक्शन और बनाओगे कि यहाँ पर झंडा फहराने के लिए 26 जनवरी और 15 अगस्त जैसा अभी आने वाला है। 15 अगस्त पर एक वीडियो बनाऊंगा मैं आपको। कौन सा वाला कि 15 अगस्त आज़ादी के लिए 15 अगस्त की तारीख ही क्यों चुनी गई, आप नोट कर लो। 14 अगस्त को ये वीडियो लाइव हो जाएगा जो मैं बता रहा हूँ, 15 अगस्त वाला जो वीडियो बता रहा हूँ मैं। तो वापस आते हैं मैं, तो बोला कि कहाँ पर क्या एक्टिविटी की, तो आप सबसे पहले नक्शा बनाओगे। तो नक्शा बनाने के बाद में आप पर्टिकुलरली एग्जैक्ट लोकेशन पर ही काम करो। क्या सबसे पहले आपने सड़कें बनाई तो सड़क बना ली, उसके पास में सीवरेज लाइन बनाने के लिए काम किया। भाई इतना बड़ा स्कूल है, लोग बच्चे पानी पियेंगे। इसके अलावा जितनी भी ना दूसरी जो अदर एक्टिविटीज़ होती है, इतने बड़ा स्कूल है, इतने सारे बच्चे आएंगे, टीचर्स आएंगे, सब कुछ पढ़ाएंगे, तो क्या होगा कि जब वो लोग लिक्विड का कंजम्पशन करेंगे तो इसके ना आपको यूरिन एक्सक्रीशन, यूरिन का एक्सक्रीट भी तो करना पड़ेगा। तो वो जो है वो भी निकालने के लिए साधन होना चाहिए। इसके अलावा आप इतना पानी, इसके अलावा साफ सफाई करोगे तो गंदा पानी को उसको भी निकालने के लिए साधन होना चाहिए ना। तो आप पहले ना सड़कें बनाओगे, उसके अंदर ना कहाँ से ये जो रास्ता निकलेगा आएगा जाएगा, उसके पास में ना आप पूरा पूरा ड्रेनेज सिस्टम डेवलप करोगे। ड्रेनेज सिस्टम डेवलप करने के बाद में आप बाकी के ना जो अदर बिल्डिंग्स है, क्या प्राइमरी क्लासेस, फिर सेकेंडरी क्लासेस, फिर सीनियर क्लासेस, इसके अलावा वो बड़ा वाला ग्राउंड, ये सब कुछ आप डेवलप करोगे कि नहीं करोगे। तो एक साथ में अपनी मर्जी से थोड़ी कर लोगे। तो आप फिर बाद में ना एक पर्टिकुलर कि हाँ पहले हमें ये काम करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है। तो सबसे पहले आपने प्लानिंग करी, प्लानिंग करने के बाद में आपने इंप्लीमेंट किया। इस प्रकार से किया जाता है। तो देखो सेटलमेंट वाज द फर्स्ट प्लान। सबसे पहले आपने क्या किया कि इसकी प्लानिंग करी आपने, मतलब नक्शा बना लिया आपने। नक्शा बनाने से क्या होता है ना कि चीज़ें आसान और सरल हो जाती है, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ती है। एंड देन इम्प्लीमेंटेड अकॉर्डिंगली, बोला फिर बाद में उस प्लानिंग को ही हमें फॉलो करना है। कैसे कि कौन सा काम कैसे आगे बढ़ाना है ताकि करना आसान हो जाए। ये तो हमारा ये वाला पॉइंट। आते हैं हम हमारे नेक्स्ट पॉइंट ऑफ प्लानिंग इंक्लूड, बोला कि प्लानिंग के अदर निशान, साइंस मतलब जो आपको साइन जो देखने मिले, मतलब जो आपको संकेत मिले। यहाँ पर साइन का मतलब संकेत। अदर साइंस ऑफ प्लानिंग, बोला कि जो प्लानिंग मतलब जो नियोजनता है आपकी, उसके संकेत हमें कहाँ से मिल रहे हैं, वो है आपके ईंट से। सोचो ईंट भी हमें ये बता रही है कि आपका प्लानिंग कितना अच्छा है ना। तो ईंट भी बता रहा है कि आप किस प्रकार से प्लानिंग करते हो। विच वेदर, जो कि सन ड्राइड और बेक्ड ब्रिक्स से, बोला कि जो ईंटें हैं या तो आपने क्या धूप में सुखाई हुई है सन ड्राइड, और बेक्ड ब्रिक्स। बेक्ड ब्रिक्स का मतलब क्या होता है कि आपने इसको सुखाने के लिए भट्टी का प्रयोग किया। जैसे आज के समय पर है ना, मॉडर्न टाइम्स में आपकी जितने भी ईंटें जो बनती है वो भट्टी में पकाई जाती है। बोला कि या तो वो सूरज में सुखाते थे या आपके भट्टी में सुखाते थे। वर स्टैंडर्डाइज रेशो, स्टैंडर्डाइज रेशो का मतलब, स्टैंडर्डाइज मतलब एक फिक्स है, एकदम पैटर्न है, सारी की सारी ईंटें एक जैसे। स्टैंडर्डाइज रेशो वेयर द लेंथ ब्रीथ वर 4 times एंड ट्वाइस द हाइट ऑफ द रिस्पेक्टिवली। एक काम करते हैं, ईंट बनाते हैं पहले। ठीक है, तो बोला कि स्टैंडर्डाइज रेशो वर द लेंथ एंड ब्रीथ वर 4 times एंड ट्वाइस द हाइट। बोला कि देखो लेंथ एंड द ब्रीथ, लेंथ मतलब ये और ब्रीथ आपका ये, ठीक है। लेंथ एंड द ब्रीथ वर 4th एंड ट्वाइस द हाइट ऑफ, द लेंथ एंड द ब्रीथ वर 4 times एंड ट्वाइस द हाइट रेस्पेक्टिवली। देखो जो भी इसको आप ही समझो कि पहला तो ये 4 times है ये वाला, दूसरा ये डबल है 2 times है। तो आपका ये वाला जो है ना, ये वाला जैसे ना समझिए आप, हाँ आइडल मिल गया मुझे, ठीक है ना। ये 3D और ये 2D में समझो इसको, 3D तो ये है वैसे तो बोला कि जैसे ये वाला, इसको ईंट समझो आप, ठीक है ना। ये ईंट समझा तो ये देखो क्या है ना, ये देखो ये आपकी ब्रेड्थ है, या हालांकि ये थोड़ा आइडल नहीं है, क्यों, क्योंकि ये थोड़ा सा बैठा हुआ है। आप इसको समझो ईंट ऐसे, क्योंकि ना ये बैठा हुआ है लेकिन ईंट खड़ी होती है, थोड़ी सी बड़ी होती है। तो बोला कि ये 1 है, ये 2 है और ये 4 है, समझे आप। मतलब ये तो 1 है, 1 के रेशो में, और फिर बाद में आपका ये 2 के रेशो में है,
और फिर आपका ये 4 के रेशो में है। तो बोला इस प्रकार से जो ईंट बनती थी उसका पूरा का पूरा फिक्स पैटर्न था। क्या था कि इसकी जो ये होगा ना वो 1 टाइम होगा, इसका डबल ये होगा और इसका डबल ये होगा, मतलब इसका डबल ये, इसका डबल ये, या दूसरे शब्दों में इसका 4 गुना होगा ये। तो इस प्रकार से सारी की सारी बोला कि सारी की सारी ईंट जो है वो पूरी की पूरी इसी रेशो में है, किसी में भी रेशो बिगड़ा हुआ नहीं, मतलब एक फिक्स साइज के बिल्कुल एक जैसी है। इसका मतलब क्या है, कोई तो आदमी है जिन्होंने बोला कि ईंट ऐसी ही बननी चाहिए। ऐसे क्यों बनाई उन्होंने, छोटी बड़ी क्यों नहीं बनाई? मतलब छोटी बड़ी बनाने में क्या होगा कि आप जो घर बनाओगे, जो भी आप मकान बनाओगे, उसमें क्या होगा फिर बाद में ना कंस्ट्रक्शन करना मुश्किल हो जाएगा। ऐसे में इसका मतलब उन्हें पता था कि अगर हमें पर्टिकुलर कोई कॉम्प्लेक्स बिल्ड करना है तो इसका मतलब अगर सारी ईंटें एक समान होगी तो उसको चौरस आकार में, मतलब है ना स्क्वायर शेप में या रेक्टेंगुलर शेप में बनाना आसान होगा। कहीं पर भी वो थोड़ा अंदर बाहर नहीं होगा। तो बोला कि एकदम परफेक्ट शेप में होंगे सारे के सारे। इसलिए उन्होंने क्या किया कि इसको स्टैंडर्डाइज रेशो में फिक्स कर दिया। ये भी दिखाता है कि वो छोटी से छोटी चीज़ पर, मतलब बड़ी से बड़ी चीज़ पर तो प्लानिंग कर रहे हैं, उसके साथ साथ में छोटी से छोटी चीज़ पर भी प्लानिंग कर रहे हैं कि कहीं पर भी कोई कमी नहीं रह जाए। तो ये हमारा टॉपिक है इसी के अंदर। पहला हमने इंट्रोडक्शन दिया। दूसरा जो सब टॉपिक है वो है आपका ड्रेनेज सिस्टम। ठीक है, तो ड्रेनेज सिस्टम के मतलब अब अगला ड्रेनेज सिस्टम कैसा था उसको समझेंगे। तो इसको जानने के लिए सबसे आखिरी लाइन पे आ जाओ। क्या लिखा है? अबव मेंशन इंफॉर्मेशन इज मेंशन इन द वर्क ऑफ अर्नेस्ट मैके। एक अंग्रेज अधिकारी था, उसका नाम था अर्नेस्ट मैके। अर्नेस्ट मैके ने अपना एक लेख लिखा, किताब लिखी, वो लिखी 1948 में और उसका नाम था अर्ली इंडस सिविलाइजेशन। मतलब उन्होंने किताब लिखी, लेख लिखा, एक डॉक्यूमेंट प्रिपेयर किया, उसका नाम रखा अर्ली इंडस सिविलाइजेशन। और ये जो अर्ली इंडस सिविलाइजेशन, उसी के अंदर ये सारी की सारी जानकारी लिखी हुई है। जो हमने पूरा का जो सोर्स यूज़ किया ना, ये पूरा का सोर्स हमने यूज़ किया यहाँ से, अर्ली इंडस सिविलाइजेशन। तो इसी के जो सबसे पहला लिखना चाहिए अपना, उसमें आखिरी में लिखा। तक लिखने का पर्पज़ इतना था कि लास्ट में बता देंगे कि कौन है। हालांकि वीडियो के मतलब जो इस सेगमेंट के हमने पहले बता दिया आपको, लिखा हो भले लास्ट में, लेकिन सेगमेंट के स्टार्ट में ही बता दिया आपको। तो देखिए फर्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है हमारा, रोड्स एंड स्ट्रीट्स वर लेड आउट अलोंग एन अप्रोक्सीमेट ग्रिड पैटर्न। क्या बोला कि रोड्स और दोनों का मतलब रोड सड़कें ही होती है, ठीक है ना। सड़कें वर लेड आउट मतलब बिछाना, लेड, ठीक है ना, लेड मतलब ये आपका बिछाना सोना वो रहता है ना। तो सड़कें जो बिछाई गई थी वर अलोंग एन अप्रोक्सीमेट मतलब अनुमानित, ठीक है ना, किस पर? ग्रिड पैटर्न। वर अप्रोक्सीमेट ग्रिड पैटर्न। इट सीम्स दैट ऐसा सीम्स मतलब प्रतीत होना, दिखना, सीम्स मतलब दिखना या प्रतीत होना। इट सीम्स दैट स्ट्रीट्स विथ ड्रेन्स, ये मक्खी आज बहुत परेशान कर रही है। स्ट्रीट्स विथ ड्रेन्स के अंदर दैट स्ट्रीट्स विथ ड्रेन्स वर लेड आउट फर्स्ट। बोला कि सड़कों के साथ साथ में सबसे पहले क्या किया? ड्रेन्स मतलब नाले, लेड मतलब बिछाना। तो बोला कि सड़कों के साथ साथ में, जैसे आपने नक्शा बना करके आपने सड़कें बनाई ना, एक मिनट रुको, पहले ये आपको लिखवा देता हूँ, मैं अंडरलाइन कर देता हूँ, उसके बाद समझूंगा। ड्रेन्स आउट, स्ट्रीट्स विद ड्रेन्स वर लेड आउट फर्स्ट and then houses built along them, सबसे पहला पॉइंट में सबसे पहली चीज समझो कि जो रोड्स और जो स्ट्रीट्स है अप्रोक्सीमेट ग्रिड पैटर्न मतलब मान लीजिए कि ये आपका शहर का एक हिस्सा है, चाहे वो लो टाउन है या रेजिडेंशियल, से कुछ फर्क नहीं पड़ता है, आपको ये समझे सड़कें समझने में। तो बोला कि ये जो सड़कें हैं वो ग्रिड पैटर्न पे, ग्रिड पैटर्न का मतलब होता है, देखो ग्रिड पैटर्न का दूसरा नाम क्या है? राइट एंगल। ग्रिड पैटर्न का मतलब होता है राइट एंगल। और राइट एंगल कितने डिग्री होता है बताओ जरा? राइट एंगल होता है आपका 90 डिग्री का होता है, ठीक है ना। तो राइट एंगल 90 डिग्री और ग्रिड पैटर्न, तीनों का मतलब एक है। इसका मतलब क्या है? मान लो कि शहर का एक हिस्सा है और ये आपकी मेन रोड है और एक ये मेन रोड है, ठीक है ना। तो और इसके अलावा बाद में ये
अंदर वाली सड़कें तो है ही। हाँ, तो देखो वो टाइम लग गया, आदमी दर्द करने लग गया मेरा। तो बोला कि ये शहर है। अब शहर में क्या हुआ कि जो मेन सड़कें है ना, देखो ये वाली और ये वाली, ये बड़ी बड़ी चौड़ी सड़कें होंगे। जो ये शहर का जो हिस्सा है, इस शहर की ये वाली और ये वाली जो बीच की जो मेन रोड है वो बड़ी बड़ी चौड़ी चौड़ी सड़कें होंगी। इसके अंदर हम ये भी देखेंगे कोई कोई सड़क है ऐसी चौड़ी होगी एक साथ में 3-3 4-4 बैलगाड़ी एक साइड से जा सके और दूसरी साइड से 3-3 4-4 बैलगाड़ी आ सके। इतनी बड़ी बड़ी चौड़ी चौड़ी सड़कें हुआ करती थी मोहनजोदाड़ो में, इसलिए इसको एकदम वेल डेवलप टाउन बोलते हैं इसको, ठीक है ना। तो बोला ये है। इसके अलावा क्या देखोगे कि ये बड़ी बड़ी चौड़ी सड़कें, ये जो चौड़ी सड़कें, इन्हीं सड़कों के पास में क्या होगा कि देखो आपकी ये वाला जो है ना, इसके पास में क्या है, सीवरेज की लाइन निकलेगी। इसके पास में क्या है, सीवरेज की लाइन निकलेगी। फिर इसके अंदर से ये अंदर जाएगी, फिर ये अंदर जाएगी, फिर यहाँ अंदर, फिर यहाँ अंदर, फिर यहाँ अंदर, फिर ये यहाँ अंदर, फिर यहाँ अंदर। तो बोला ऐसे में क्या होगा कि ये जो शहर है, ये जो मेन सड़कें हैं, इन्हीं सड़कों के पास में क्या होगा, आप ड्रेनेज डेवलप करोगे, मतलब नालियां बनाओगे। तो बोला ये ग्रिड पैटर्न मतलब 90 डिग्री एंगल पर। देखो सारे के सारे घर, सबसे पहली चीज क्या, जो पूरा शहर है वो चौरस है, स्क्वायर शेप में है या रेक्टेंगल जो भी है वो क्या आपने। उसके बाद में हर घर जो है, देखो ये मेन रोड है और ये सारा का सारा घर है। अगले वाले में हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे घर की बनावट को। तो बोला कि ये है। अब इसमें ये सारे के सारे इनके पास में क्या है कि ग्रिड पैटर्न पे बने और इनके पास में क्या है, नाले हमारे पास में ग्रिड पैटर्न। इट सीम्स दैट द स्ट्रीट्स विद द ड्रेन्स वर लेड आउट फर्स्ट। बोला सबसे पहले सड़कें बनी, सड़कें बनाने के बाद ये जो आपके जो दूसरी वाली जो कलर में जो लाइन दिख रही है ना, इसका मतलब ये यहाँ पर क्या है कि नालियां बना रखी है कि घर के अंदर का जितना भी गंदा पानी होगा वो इस नाली के माध्यम से बाहर जाएगा, ठीक है। तो ये है। तो बोला कि रोड्स वर स्लेड आउट अलोंग एन अप्रोक्सीमेट ग्रिड पैटर्न, ये बना दिया हमने। इट सीम्स दैट द स्ट्रीट्स विद द ड्रेन्स, मतलब जितनी भी सड़कें, सड़कों के पास में हमने क्या किया, नालियां बिछा दी, लेड आउट फर्स्ट एंड देन हाउसेज बिल्ट अलोंग। मतलब ये हमने बाद में बनाया, लेकिन जब प्लानिंग में क्या करते हैं, पहले नक्शे के अंदर है ना सड़कें बनाते, सड़कें बनाने के बाद में नक्शे के पास में हम सीवरेज लाइन दिखाते हैं, सीवरेज लाइन दिखाने के बाद में उसके पास में घर बनाए जाते हैं। तो ये बनाने के बाद हमने क्या किया, घर बनाए। ऐसे करके हमने पूरा ड्रेनेज सिस्टम डेवलप किया। घर की बनावट कैसी है ये वापस समझाऊंगा मैं। इसका नेक्स्ट सेगमेंट जो हमारा आएगा डोमेस्टिक आर्किटेक्चर में। अभी सिर्फ और सिर्फ हम ना उस नाली के बारे में बात करें जहां से गंदा पानी बाहर जाना। हाउस वाज कनेक्टेड टू द स्ट्रीट, मतलब कि हर घर जो है, एवरी हाउस वाज कनेक्टेड विद द स्ट्रीट ड्रेन्स। सड़क के पास में जो नाली है, सारे के सारे घर जो इस नाली से कनेक्टेड। देखो ना हमने क्या किया, घर बनाने के बाद ना हर जगह पर सीवरेज लाइन डाल दी था, हर घर जो है नाली से कनेक्टेड है। मेन चैनल्स का मतलब था ये वाले हैं जो जो आप सीवरेज की लाइन है, ये सारे के सारे मेन चैनल्स वर मेड ऑफ अ ब्रिक्स। बोला कि जो सीवरेज लाइन अभी तो हमारे पास में क्या, वो बड़े वाले हम लगाते हैं, वो आरसीसी के जो बड़े बड़े गोल चक्रे वाले जो ब्लॉक्स आते हैं, छोटे वाले आते हैं, एक तो आपके ना 1 फुट की आती है, 1.5 फुट की आती है, फिर जैसे फिर 4.5 फुट की आती है, फिर बड़ी आती है 8-9 फुट की आती है, जो बॉलीवुड की फिल्म में दिखाते हैं ना, जिसके अंदर से पूरा का पूरा ना वो लोग आदमी अंदर पूरा घूम सकता है, आ जा सकता है, सारे के सारे। पुरानी फिल्मों में दिखाते हैं कि वो जो असासिनेशन अटेम्प्ट करने जाता है, जैसे आखिरी रास्ते करके मूवी है, उसमें एक अमिताभ बच्चन का रोल जो होता है वो पुलिस वाले का, तो उसका जो बेटे का, उसके जो बाप जो होता है वो असैसिनेशन अटेम्प्ट करता है उस मंत्री जी को मारने के। क्या करता है वो उस बड़े से ना गटर के चैम्बर से मारता है। गटर कितना बड़ा होता है, लगभग 10 फुट की हाइट होती है उस गटर की,
5 फुट का तो वो होता है, 5-1 फुट की वो होती है, सीढ़ी चढ़ने के लिए होता है ना। तो ऐसे आज तो क्या हमारे पास में आधुनिकता है, तो आधुनिकता के आधार पर हमने क्या किया, सीसी के बड़े बड़े गोल गोल वाले ब्लॉक्स बना लेता। उस समय पर तो इतनी आधुनिकता नहीं थी ना, तो बोला कि वो लोग क्या करते हैं, जैसे आज हमारे यहाँ पर नाली बनाते हैं ना, ऐसा सीमेंट वाली ऐसे करके, तो पूरी पूरी सीमेंट की नाली बना रखी उन्होंने। द मेन चैनल्स वर मेड ऑफ ब्रिक्स, बोला कि जो जितना भी जो मेन चैनल था उसको आपको ना ईंटों की सहायता से आप पूरा पूरा बनाते थे। सेट इन ब्रिक्स सेट इन मोटार एंड वर कवर्ड का मतलब था कि कवर किया हुआ, ऊपर से ढका हुआ है। कवर्ड विद द लूज ब्रिक्स से मतलब क्या कि वो फिक्स परमानेंट नहीं है, ऊपर ढक के ऊपर। दैट कुड बी रिमूव्ड, बोला कि इसे कभी भी हटाया जा सकता है फॉर क्लीनिंग पर्पज के लिए, मतलब साफ सफाई करने के लिए। एंड समटाइम्स लाइमस्टोन वाज यूज, ये अच्छे पॉइंट हो गया, लाइमस्टोन वाज यूज्ड। यहाँ देखिए तो बोला कि जो मेन चैनल्स है वो सारा का सारा ईंटों से बना रखा है। जैसे अब आप किसी ईंट सीसी से बनाओगे तो ईंट से बनाओगे, सीसी का नॉलेज उनको था नहीं तो वो ईंट से बनाते थे, तो ईंट से बनाया हुआ है। सेट इन मोटार, बोलो इसको फिक्स इसमें क्या, मोटर का मतलब होता है कि जो हम कंस्ट्रक्शन में जो मसाला बनाते हैं ना, मतलब जो आप है ना रॉ मटेरियल रेडी करते हो ना, जैसे बजरी, उसके अंदर सीमेंट पानी मिक्स करके जो आप जो एक जो मसाला प्रिपेयर करते हो ना, जो ईंट चिपाने में काम आता है, जो आपका जो सीमेंट होता है, जो मतलब पूरा मसाला तैयार होता है, सीमेंट और रेती पानी मिक्स करके आप जो प्रिपेयर करते हो, जो कंस्ट्रक्शन में लेबर बनाता है, उसी को हम मोटार बोलते हैं। मोटार मतलब चिपकाने वाला, वो आपका जो रॉ मटेरियल था उसको बोलते हैं मोटार। तो बोला कि जो मसाला तैयार है, जो जिसे ईंट चिपका रहे हो, उसको पूरे ना आप जो प्लस्तर कर रहे हो, तो बोला कि वो ईंट को उसको मसाले से चेपा हुआ है, मसाले से लगाया हुआ है। बहुत कैजुअल वर्ड हो रहा है मेरे लिए, क्या करें कि एकदम जो हमारे लिए जो बेटर नॉन वर्ड आ रहा है वही बोलना पड़ेगा ना। तो बोला कि मोटर एंड वर इन कवर्ड विद द लूज ब्रिक्स, मतलब आपने नाली बना दी। फॉर एग्जांपल है ना, आप नाली कैसे बनाओगे, आप समझो कि आप खड़े हो, सामने आपकी नाली दिख रही है, तो नाली कैसे होगी, ऐसी तो होगी ना, मतलब ये है हिस्सा और वो हिस्सा और बीच में से आपका ये बना हुआ ऐसा है, ऐसा बना के फिर ऐसा बना हुआ है, और ये यहाँ पर साइड आपने कवर कर दिया। तो बोला कि आपने ये जो हिस्सा बनाया और ऊपर से खुला होगा ना, अगर खुला होगा तो क्या होगा, क्या मतलब कोई कचरा करके गिर जाएगा, बाहर जो खुले में रेत हवा चलेगी तो रेत धीरे धीरे जम जाएगी, तो वो पूरा ब्लॉक हो जाएगा ना। तो आपको उसको ढक के रखना पड़ेगा ना, तो ढक के रखने के लिए क्या करें हम, लूज ब्रिक का मतलब क्या कि हम ईंट को सीमेंटेड नहीं करेंगे, उसका लेप नहीं करेंगे, उसको खाली ईंट को ऐसा रख देंगे उसके ऊपर, ताकि खाली ईंट को रखना, इसको बोलते हैं कि लूज ब्रिक। अब खाली ईंट क्यों रखेंगे, बोला ये खाली ईंट रखने का पर्पस है, बोला कि जब कभी भी इसकी सफाई करेंगे तो हम इसका करेंगे, इसमें से ईंट हटाएंगे, ईंट हटाया खुल गया, फिर हमने उसको नाली को साफ कर दिया, साफ करने के बाद में ईंट वापस रख दिया। तो बोला साफ सफाई करने के पर्पज से हम लूज ब्रिक रखेंगे, ठीक है ना। लूज ब्रिक्स दैट कुड बी कवर रिमूव्ड फॉर क्लीनिंग पर्पज, कि ना कभी भी उसको हटा करके उस नाली की सफाई कर सके। कई बार ईंटों की जगह पर हम लाइमस्टोन मतलब चूना पत्थर मतलब जो आपके जो क्या होता है, जो पहाड़ के जो होते हैं ना, तो जो चूना पत्थर के जो होते हैं, तो उन चूना पत्थर की जो पट्टियाँ जो होती है ना स्टोन की, उन स्टोन के जो स्लैब्स होते हैं, पतले पतले स्लैब्स होते हैं, ये जैसे स्टोन के स्लैब्स आपको राजस्थान में वो देखने को मिलेंगे। जैसे ना नागौर जिला हो गया, नागौर जिला मकराना है, उसके आसपास में पूरे नागौर जिले में यहाँ पर देखने को मिलेगा। इसके अलावा जोधपुर में देखने को मिलेगा राजस्थान के, कि वहाँ पर वो लोग क्या करते हैं कि जैसे आप जोधपुर की तरफ में आप कभी जाओ ना, तो जोधपुर में ना जैसे सर्किट हाउस वाला जगह है, और इसके अलावा जो फेमस जो घंटाघर है जिसको हम सदर बाजार के नाम से जानते हैं, तो वहाँ पर आप देखोगे ना, जब आप सदर बाजार जाओगे जोधपुर में, जो घंटाघर के वहाँ पर जो फेमस है, आप वहाँ पर ये देखो कि वहाँ का जो पेवमेंट है, जो पूरा का पूरा जो मैदानी के जो पैदल चलने के इलाका ना, आप देखते हो कि कई जगह पर आप आरसीसी करते हो, डामर वाला रोड बनाते हो, वहाँ पर है ना स्टोन स्लैब्स डाले हुए, इतने छोटे छोटे जो स्टोन होते हैं, उसने स्टोन स्लैब्स डाल करके पूरा का पूरा एरिया कवर करके रखा हुआ है। इसके अलावा जोधपुर में कई इलाके ऐसे मोहल्ले है कि जहाँ पर सड़कें ना स्टोन स्लैब से बनाई हुई है, वहाँ पर आरसीसी डामर यूज़ नहीं किया हुआ है। तो उन्हीं जैसे ना स्टोन स्लैब्स को क्या करेंगे, उनके ऊपर ऐसा रख देंगे, ताकि उसको जैसे हम आज कहते हैं जो हमारे जो सीवरेज यानी कि जो गटर होता है उसको ढक होता है, उसको ढक को घुमाया, निकाला, साफ सफाई करे, फिर रख दिया। तो वो लोग क्या ढक की जगह पर है ना ऐसे लाइमस्टोन या हाउस ड्रेन का मतलब क्या है, घर के अंदर का जो गंदा पानी बाहर जा रहा है। हाउस ड्रेन का मतलब क्या है कि घर के अंदर का जो पानी बाहर जा रहा है, जो नाले में गिर रहा है, जो घर का गंदा पानी बाहर जा रहा है। हाउस ड्रेन्स फर्स्ट एम्प्टीड खाली हो रहा है, कहाँ खाली हो रहा है, इनटू अ सम्प और सेसपिट। सॉलिड मैटर
सेटल वाइल वेस्ट वाटर फ्लोड आउट, बहना, आउट इनटू अ स्ट्रीट ड्रेन्स। अब समझो, देखो क्या बोल रहा है कि घर का, देखो हाउस मतलब घर का जितना भी गंदा पानी है, उसको ड्रेन मतलब जो गंदा पानी है, घर का जितना भी गंदा पानी है सबसे पहले एम्प्टी मतलब खाली होना, सबसे पहले खाली कहाँ पर, सम्प और सेसपिट। आपने कभी भी देखा होगा कि आपके घर में अगर सीवरेज कनेक्शन है, हालांकि सभी के घर में सीवरेज कनेक्शन होता है, क्योंकि हमने क्या 2015 के बाद में हमने स्वच्छ भारत अभियान योजना लेकर है, उसके अंतर्गत है ना हमने हर घर में शौचालय बनाए। तो शौचालय बनाने से क्या कि लगभग है ना बहुत हमारे देश के बहुत बड़ी आबादी के हिस्से के पास में आज अपना खुद का जो क्या है शौचालय, और इन शौचालय को सही तरीके से लागू करने के लिए हमने क्या करा, सरकार ने स्मार्ट सिटी और अमृत योजना लेकर है। उस इन दोनों योजनाओं के अंतर्गत क्या किया, इन सारे शहरों में जहाँ जहाँ पर भी सरकार ने शौचालय बनाए, उन सबके शौचालय के गंदे पानी को डिस्चार्ज करने के लिए ये जो है ना डिस्चार्ज करने के लिए हमने सीवरेज लाइन बिछा रखी है। तो देखोगे ना आपके घर से जो सीवरेज का जो कनेक्शन है वो सीधा घर के अंदर का कनेक्शन डायरेक्ट है ना मेन सीवरेज लाइन में नहीं है, आपके घर के यहाँ से ना जो शौचालय से निकल रहा जो पानी है, इसके अलावा जो आपका ना जो क्या होता है जहाँ पर आप स्नान करते हो बाथरूम, उन दोनों से जो आपके जो अलग अलग जो नाले निकल रहे हैं वो पाइप से निकलने के बाद में आपके घर के जस्ट बाहर छोटा सा चेंबर बना हुआ है, छोटा सा कैसा बॉक्स जैसा चेंबर बना हुआ है। उस बॉक्स जैसे चेंबर में ना आपके शौचालय वाला और बाथरूम का जो रसोई का जो भी जो पानी आता है वो दोनों उस बॉक्स में खाली होते हैं। वो पूरा का पूरा सीमेंटेड बॉक्स बनाते हैं आप। उस बॉक्स में खाली होने के बाद में वहाँ से एक सीधा एक और है ना उस बॉक्स में से एक आगे कनेक्शन जाता है। वो कनेक्शन घर से बाहर निकलने के बाद में उस मेन रोड पर घर के बाहर से जहाँ पे आपकी सीवरेज लाइन जा रही है, उस सीवरेज लाइन का क्या होता है कि एक फिक्स पैटर्न है कि एक रेगुलर इंटरवल है। बोला कि उस फिक्स पैटर्न मतलब जैसे हर 100 फीट पर एक ढक होता है, वैसे तो हर 100 फीट पर ढक का प्रावधान है, तो जनरली हर 100 फीट पर होता भी है। और कहीं जहाँ पर आबादी बहुत ज़्यादा होती है, ऐसे शहर जहाँ पर आबादी बहुत ज़्यादा है, करोड़ों में आबादी, शायद दिल्ली मुंबई जैसे शहर है, वहाँ पर ढक बहुत नज़दीक होते हैं। जहाँ पर आबादी सामान्यतः कम है, 15 लाख है, 20 लाख है, ये उससे कम है, तो वहाँ पर 100 फीट का प्रावधान करके रखा हुआ ताकि 100 फीट पर चेंबर कनेक्शन होते हैं। तो उस आपके घर से निकलने के बाद हर 100 फीट पर, मैं अपने शहर के बारे में बता रहा हूँ, हमारे यहाँ पर 100 फीट पर है, तो हमारे शहर में क्या है कि हर 100 फीट पर एक बड़ा सा ढक है, बड़ा सा चेंबर। आप देखो ना इतना बड़ा गोल ढक है, इतना बड़ा। आपने कभी देखा जब आप सीवरेज लाइन डाल रहे थे ना, आपके घरों के बाहर इतने बड़े बड़े ढक रखे हुए थे, इतने बड़े बड़े। ये क्या करते हैं कि वहाँ पर एक बड़ा सा चेंबर बनाते हैं। उस बड़े से चेंबर में कहते हैं जितने भी आसपास के घर के जो गंदा पानी जो आता है, चाहे वो शौचालय का आता है या फिर आपके स्नान घर का पानी आता है, वो सारे के सारे उस बड़े से बॉक्स में खाली होंगे। उस बॉक्स में खाली होने के बाद में सारे के सारे चेंबर से सारे के घरों के जो नल के जो है ना वो उस है ना ढक के नीचे जो बड़ा सा चेंबर बना रखा था, बोतल जैसा, हल्का से इतना बोतल जैसा चेंबर बना होता है, उसके अंदर सारे के सारे वो ड्रेन्स में खाली होगा और फिर यही पानी उस बड़े से नाले से वो आगे से आगे बहता जाएगा। अब आप बोलोगे कि हमारे यहाँ पर चेंबर, हमारा खुद का घर का एक अलग चेंबर है और मेन लाइन के वहाँ पर भी मल्टीपल चेंबर्स है। बोला कल को मान लीजिए कि यहाँ पर कोई कचरा फंस गया, किसी भी वजह से वो आपकी सीवरेज लाइन फंस गई, डट गई, तो उसको साफ सफाई तो करनी पड़ेगी ना, ताकि वो पानी निकल जाए आगे से। नहीं तो क्या होगा कि जो व्यवस्था हाइजीन सुधारने के लिए उसी से ना सबसे ज़्यादा अनहाइजीन होने लग गया। तो बोला इससे क्या होता है कि वो सारा का सारा वो बह करके आगे निकल जाता है, ठीक है ना। तो बोला कि साफ सफाई करने में काम आता है। इसके अलावा कई बार ना देखते हो कि ओवरफ्लो हो जाता है मेन ढक, देखते हो ना कि आपके ना जो मेन सीवरेज का ढक है उसमें से पानी से निकल जो भी ना जो वेस्ट वाटर उसको बाहर आने लग जाता है। क्यों? क्योंकि इतने सारे घरों से आता है, तो कहीं पर ना कुछ ऐसा कुछ है ना सॉलिड चीज़ उसके अंदर चली जाती है। जैसे ना कहीं पर देखते ना कि ना बाल ज़्यादा आ जाते हैं, कई लोग शैम्पू यूज़ करते हैं तो वो क्या कहते हैं उसको परवाह नहीं करते, ध्यान नहीं देते, तो उसको नहाने वाले उसी नाले से बाहर निकलवा देते हैं, कुछ ध्यान नहीं रखते। ऐसे में क्या वो गंदगी वो जो है ना अंदर जाके वो ब्लॉक कर देता है, तो वो वाली बार रहता है। तो वो लोग क्या करते हैं कि वो साफ सफाई करना रहता है तो उसको क्या करते हैं उसको निकालते हैं ना, उसमें जो फंसा हुआ है या फिर उनको बड़ी सी लगे तो उसमें से उसको आगे धक्का दे करके, कई बार आप देखते हो क्या बड़ी बड़ी मशीन आती है उसके अंदर वो वाटर प्रेशर बनाता है, उस वाटर प्रेशर से क्या वो आगे से उसको धक्का दे के पानी निकाल देता है। अभी तो मॉडर्नाइजेशन, उस समय पर क्या साफ सफाई करना पड़ता था, तो ढक खोला उसमें से साफ सफाई किया और फिर ताकि पानी बहने लग जाए। तो उस समय पर क्या करते थे, देखो सुनने में अब थोड़ा अजीब लगेगा लेकिन जो सच है वो हमें बताना पड़ेगा। तो जो भी सॉलिड वेस्ट जो होता है, जो हमारा जो ह्यूमन एक्सक्रीटा जो होता है, उस ह्यूमन एक्सक्रीटा का जो सॉलिड वेस्ट क्या करते थे वो लोग बाहर निकाल करके साइड में रख देते हैं।
बाहर निकल के साइड में रखा, और उससे क्या था फिर जो पानी है वो आगे बह जाएगा ताकि नाले में जमे नहीं, और फिर वो जो एक्सक्रीटा बाहर जमा है उसको ऐसे नहीं छोड़ेंगे, उस एक्सक्रीटा को वो एक जगह पर है ना, उसमें ना मलकुंड बोलते हैं, वो जो बॉक्स चेंबर को मलकुंड बोलते हैं, उस बॉक्स में से मलकुंड में से वो मल निकालने के बाद में उसको एक बड़े से पतीले में भर करके एक दूर इलाके में ले करके खाली कर दिया जाता है, ताकि क्या है ना कि ये सीवरेज लाइन ऐसे चलता रह सके। तो सुनने में बड़ा अजीब लगेगा, लेकिन जो है वो बताना पड़ेगा आपको, ऐसा है। तो ये हो गया हमारा। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ में। हाँ, नेक्स्ट पॉइंट बताना क्या, मैंने कवर कर लिया इसको। तो वेरी लॉन्ग ड्रेनेज चैनल्स, एक तो क्या फ्लो में इतना बोलता हूँ कि सारा निकल जाता है। अब जितनी भी बात बतानी तो अगली पॉइंट की भी साथ में चली जाती है। लॉन्ग ड्रेनेज चैनल्स वर प्रोवाइडेड एट इंटरवल, इंटरवल मतलब एक फिक्स जगह, मैंने बताया 100 फीट पर, इंटरवल विद सम्स का मतलब होता है कि जो आपके जो मलकुंड जो होते हैं ना, जो बट चेंबर्स जिनकी मैं बात कर रहा था कि साफ सफाई करने में काम आता है। तो ये पॉइंट हमने कवर करा हुआ है, आगे आ जाते हैं हम। तो आखिरी वाला पॉइंट क्या है, आखिरी वाला पॉइंट यही है हमारा कि ये जितनी भी जानकारी मैंने आपको बताई, ये सारी की सारी जानकारी ना आपके जो अंग्रेज अधिकारी हैं, नाम क्या उनका, अर्नेस्ट मैकेन। अर्नेस्ट मैकेन ने ये सारी की सारी जानकारी आपको बता रखी, किसमें, इन्होंने अपनी किताब लिखी थी, ठीक है ना। तो इन्होंने किताब लिखी थी, उसके अंदर ये सारी की सारी जानकारी आपको मिल जाएगी, और इसका नाम है अर्ली इंडस सिविलाइजेशन, जो उन्होंने 1948 में लिखी थी। कब लिखी थी इन्होंने, 1948 में। देखो कुछ नया ट्राई कर रहे हैं, रोज घुंघराले बना देते हैं, है कि नहीं है। क्या करें, आप ही के साथ समय निकलता है, तो क्योंकि हमारा सोशल लाइफ तो स्टूडेंट के साथ ही है, आपके साथ ऑनलाइन इंटरेक्शन है, बाकी फिजिकल क्लास होती है, ठीक है ना। तो बोला ये जितनी भी जानकारी मैंने आपको दी, जितनी भी जानकारी मैंने आपको अभी ये दी, ये सारी की सारी जानकारी कहाँ पर बताई हुई है, अर्नेस्ट मैके जो एक अंग्रेज अधिकारी है, उस अंग्रेज अधिकारी ने क्या किया कि सारी की सारी ये जानकारी अपनी जो किताब है अर्ली इंडस सिविलाइजेशन जो 1948 में लिखी छपी, उसमें ये सारी की सारी जानकारी वहाँ पर बता रखी कि उनका ड्रेनेज सिस्टम कैसा था। अब हमारा आखिरी सेगमेंट है इस वीडियो का, वो है आपका डोमेस्टिक आर्किटेक्चर। आइए समझते हैं डोमेस्टिक आर्किटेक्चर। इसी के अंदर अर्बन सेंटर का वो है हमारा डोमेस्टिक आर्किटेक्चर कि घरेलू स्थापत्य कला कैसी है, मतलब आपका शहर के बारे में तो डिस्कस करें, लेकिन घर कैसा बना हुआ है, घर का आर्किटेक्चर कैसा है, घर का नक्शा कैसा, घर में कमरे कहाँ पर है, चौकी कहाँ पर है, घर की व्यवस्था। देखो शहर की व्यवस्था तो समझा दी, घर की व्यवस्था भी तो समझानी पड़ेगी ना। तो हमारा नेक्स्ट है डोमेस्टिक आर्किटेक्चर। तो बोला कि इसके अंदर बेसिकली ना, हमने पहले भी बताया था क्या कि जो एक बहुत बड़ी रिहायशी जो आबादी है वो आपके ईस्टर्न साइड में लोअर टाउन में रहती है, जबकि दुर्ग क्षेत्र में बहुत कम आबादी रहती है, खास करके अमीर परिवार के लोग रहते हैं। और इसके अलावा जितनी भी गवर्नमेंट बिल्डिंग्स है, कॉम्प्लेक्स है, जो बड़े बड़े कॉम्प्लेक्सेस हैं, जो कमर्शियल स्पेसेस है, व्यावसायिक क्षेत्र हैं, वो व्यावसायिक क्षेत्र वहाँ पर ज़्यादा है। तो बोला ऐसे में ना अगर आपको स्थापत्य कला समझनी तो आपको वहाँ पर आना पड़ेगा जहाँ पर कॉमन पीपल लोग ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि वहीं से आपको समझ में आएगा सारा का सारा। तो हमने क्या किया, लोअर टाउन के साइड का डोमेस्टिक आर्किटेक्चर समझ रहे हैं। आइए देखिए समझते हैं। लोअर टाउन इज ऑल्सो नोन एज रेजिडेंशियल बिल्डिंग। मैंने आपको टॉपिक के एकदम स्टार्ट में बोला था, जब समझाया था सारा का सारा शहर का वेस्टर्न सेक्शन और ईस्टर्न सेक्शन। तो मैंने बोला कि ईस्टर्न सेक्शन को लोअर टाउन एरिया, ग्राउंडेड एरिया और इसके अलावा रेजिडेंशियल एरिया फिर रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं। तो बोला कि लोअर टाउन को आप रेजिडेंशियल बिल्डिंग के नाम से भी जानते हो, ठीक है ना। इंक मांगने लग गया, लाल गया। हाउसेस वर बिल्ट लाइक अ सेंटर पार्ट वाज अ कोर्टयार्ड। बोला घर ऐसे बनाए जाते थे कि घर का जो सेंटर पार्ट है, जो बीच का जो हिस्सा है, जो बीच का जो हिस्सा है वो आपके लिए कोर्टयार्ड की तरह काम करता है। कोर्टयार्ड मतलब आंगन। एंड रूम्स वर, और जो भी आपके कक्ष है, कमरे जो है, वर बिल्ट ऑन ऑल साइड्स। तो ये कह रहा है कि घर ऐसा बना हुआ है कि घर का जो बीच का जो मेन इलाका है, इलाका तो कहना गलत है, क्षेत्र बोलेंगे, इलाका थोड़ा शब्द सही नहीं बैठता है, थोड़ा असभ्य सी भाषा लगती है। तो बोला घर का जो बीच वाला जो हिस्सा है वो कैसा है, वो आपका आंगन है।
घर का बीच वाला हिस्सा आंगन है और इस आंगन के चारों तरफ में ये वाला और ये वाला वो आपके कोर्टयार्ड की तरह काम कर रहा है। मतलब आइए समझते हैं। ये तो मेन शहर हो गया। तो मान लीजिए कि ये घर है, ये कक्ष है, नहीं ये वाला नहीं, ये वाला। अभी समझ जाओगे थोड़ी देर बाद में मैंने ऐसा क्यों किया। यहाँ से आने के बाद में क्या, ये है आपका इतना बड़ा कोर्टयार्ड, यहाँ पर कमरे, यहाँ पे कमरे, यहाँ पे कमरे, कमरे, बहुत सारे कमरे, बहुत सारे कमरे हैं। इतने सारे कमरे हमारे घर पे नहीं है। तो बोला बहुत सारे कमरे हैं। तो बोला कि हाउसेज वर बिल्ट, ऐसा बनाया गया क्या, घर का बीच वाला जो हिस्सा है वो क्या है आपका आंगन है, मतलब कोर्टयार्ड है, और इसके चारों तरफ में 1 2 3 जितनी भी मर्जी हो, ठीक है ना। ये तो मैं ऐसे ही नंबरिंग डाल रहा हूँ ताकि। तो बोला कि घर के आंगन के साइडों में ये जितनी भी अलग अलग जो बॉक्सेस ये कमरे हैं और चारों तरफ में कमरे बन रखे हैं, मतलब ये आंगन है, आंगन के चारों तरफ में कमरे हैं और इस प्रकार से घर की बनावट है। एक तो ये समझ में। अब आते हैं ड्राई। बोला कब, जब गर्मी का समय हो और शुष्क मौसम हो, मतलब गर्मी भी पड़ रही है और हवा सूखी सूखी चल रही है। जब हॉट एंड ड्राई सीजन द कोर्टयार्ड मतलब घर का जो आंगन है वॉज यूज्ड, बोला कि इसका प्रयोग किया जाता है। किस लिए प्रयोग किया जाता है, वॉज यूज्ड फॉर कुकिंग एंड वीविंग, यूज फॉर कुकिंग एंड वीविंग। बोला कि गर्मियों के समय पर, हॉट एंड ड्राई सीजन के समय पर हम ये देखते हैं कि घर का जो आंगन है, घर के आंगन को आप खाना पकाने के लिए और वीविंग मतलब कपड़ा बुनने का काम। बोला खाना पकाने और कपड़ा बुनने का जो औरतें जो काम करती है, औरत हो आदमी जो भी, जनरली हम ये देखते हैं कि पेट्रियार्कल सोसाइटी है तो घर के बाहर के जितने भी काम होते हैं वो मेल पर्सन करते हैं और घर के अंदर के जितने भी काम होते हैं वो फीमेल्स करती है। तो इसलिए हमारे मुझसे पहला शब्द ये निकला कि जो कपड़े बुनने का काम वो औरतें कर रही हैं। तो बोला कि वो बाहर वाले काम देख लेते हैं। तो बोला कि ना जो खाना पकाना और कपड़े बुनने का जो काम है, वीविंग का जो काम है, वो क्या है, इसके अंदर हमने ये देखा कि वो आंगन में बैठकर किया जाता है, खास करके गर्मी और सूखे समय में। बोला कि जब है ना, जब पूरे का सूखी हवा चल रही हो, गर्मी का समय हो, तो बोला कि जब छाँव होती है तब आंगन में बैठ के काम करना आसान है। हालांकि दिन में धूप में नहीं करेंगे, लेकिन जब छाँव होगी तो वहाँ पर बैठ करके काम करेंगे। और खाना पकाना गर्मी में आपको खुले में पकाना पड़ता है, क्योंकि आप अंदर पकाओगे तो गर्मी हो जाएगी, उमस हो जाएगी, आपको ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होने लगेगी ना, इसलिए खुले में खाना पकाते हैं। इसलिए आप कभी भी देखोगे जब आप गांव देहात की तरफ जाते हो, क्योंकि गांव देहात में गर्मी बहुत पड़ती है, तो ऐसे में उनके जितने भी चूल्हे होते हैं वो घर से बाहर आंगन में रखे हुए होते हैं जहाँ पर वो खाना पकाया जाता है। क्योंकि चूल्हे पर खाना पकाने के 2 प्रॉब्लम, एक तो क्या उसमें से ना वो लकड़ी जलाते हो उसमें हीट बहुत ज़्यादा आती है, पहला कारण वो है। दूसरा कि उस आप लकड़ी जो ईंधन जो जला रहे हो, चाहे वो कोई भी ईंधन हो, चाहे किसी जो एनिमल है उस एनिमल वेस्ट का आपने ना जो अलग अलग जो काउ डंग केक होते हैं वो हो, या फिर वो लकड़ी हो, तो जब जलाने से क्या होता है कि उसमें से काला कार्बन निकलता है, धुआं निकलता है। तो ऐसे में क्या होता है कि उस चीज़ को मैनेज करने के वो धुआं उनको प्रॉब्लम कर सकता है, उनको मान लो फेफड़े के अंदर जगह आगे चलने का उनको ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए कि खुले में खाना पकाते ताकि जो धुआं है वो सीधा निकल जाए, खाना पकाने वालों को प्रॉब्लम नहीं कर सकता। इट्स ओन बाथरूम। बोला हर घर में क्या होता था, खुद का शौचालय और स्नानघर होता था। क्योंकि यहाँ पर शौचालय वर्ड यूज़ नहीं किया, लेकिन है, क्योंकि हम ड्रेनेज सिस्टम में देखा था, ड्रेनेज सिस्टम में तो शौचालय है, तो फिर ये भी है। तो बोला दोनों है। तो बोला बाथरूम, बोला हर घर का अपना खुद का बाथरूम, और जितने भी घर हैं हर घर का अपना खुद का कुआं है, पर्सनल कुआं है, किसी पर निर्भर नहीं कि ना पब्लिक कुआं वहाँ से नहीं, हर घर के अंदर कुआं खोद रखा है उन लोगों ने। हर घर का खुद का अपना इंटरनल वाटर सिस्टम है पानी पीने के लिए। तो बोला कि हर घर के अंदर ना बाथरूम है, शौचालय है, स्नानघर है, और इसके साथ मैं शौचालय जानबूझ के यूज़ कर रहा हूँ, हालांकि इसमें लिखा हुआ नहीं है, बाथरूम ही लिखा हुआ है, क्योंकि ड्रेनेज सिस्टम के तो शौचालय तो आ जाएगा उसके अंदर अपने आप ही। तो बोला कि चलो हम स्नानघर यूज़ कर लेते हैं, अब तो ठीक है। तो बोला कि स्नानघर है और हर घर का अपना पर्सनल कुआं है। इन सम हाउसेज, बोला कि कुछ घर में हमने क्या देखा कि इन सम हाउसेज देयर वर स्टेयर केसेस। बोला कि कुछ घरों के अंदर हमने ये देखा कि वहाँ पर सीढ़ियाँ हैं। स्टेयर केस क्या होता था, सीढ़ियाँ। वहाँ उन घरों के अंदर सीढ़ियाँ हैं जो कि आपको सेकेंड स्टोरी मतलब द्वितीय मंजिल, दूसरा तल, सेकेंड स्टोरी, या रूफ का मतलब होता है छत।
बोला कि कुछ घरों में हमने, ज़्यादातर तो घर जो थे आपके सिंगल फ्लोर वाले थे, और कुछ का घर ऐसे थे जिसमें डबल स्टोरी थे, मतलब 2 तल के 2 मंजिल के घर हुआ करते थे, या फिर अगर वो 2 मंजिल के घर नहीं है तो उन घरों के अंदर जो आपको ज़मीन से छत पर जाने के लिए, छत का व्यू पर खड़े होकर देखने के लिए वहाँ पर सीढ़ियाँ बनाई हुई थी, ठीक है ना। तो बोला द्वितीय तल पर जाने के लिए या फिर उन घरों की छतों पर जाने के लिए सीढ़ियाँ बना करके रखी हुई थी, ठीक है ना। ये दिखाता है कि उनको सीढ़ियों का भी नॉलेज, की सीढ़ियाँ बनानी। देयर आर नो विंडो, बोला प्राइवेसी मतलब निजता, कि मतलब वो नहीं चाहते कि उनके घर में कोई ताक जाग करे, तो बोला कि ना इसलिए उनके घर में कहीं पर भी विंडो, नो का मतलब नहीं, विंडो का मतलब होता है आपका खिड़की, तो बोला घर में कहीं पर भी निचला तल के बोला अभी सुन लो आगे। नो विंडोज इन द वॉल्स, बोला किसी भी दीवार पर खिड़की नहीं थी जो कि दीवार अलोंग मतलब जिससे लगी हुई है। नो विंडोज इन दी वॉल्स अलोंग द ग्राउंड लेवल, बोला जितने भी घर हैं उन घरों की जो निचली मंजिल का जो घरों की जो दीवारें हैं, उन घरों की दीवारों पर कहीं पर भी आपको खिड़की नहीं दिखेगा। नहीं दिखने का कारण क्या है? एक तो कारण है वो, दूसरा इसमें क्या है कि द मेन एंट्रेंस, जो मुख्य जो द्वार है घर का, मेन एंट्रेंस डज नॉट गिव डायरेक्ट व्यू ऑफ द इंटीरियर। यहाँ लौटो क्लास में वापस, गेट बैक टू एजेंडा। यहाँ देखिए, तो बोला कि प्राइवेसी के लिए, निजता के लिए अपनी कोई बाहर वाला ताक के झांकी नहीं करे, इसलिए हमने क्या बोला, घर में जो ग्राउंड लेवल का जो घर है, जैसे ये वाला कमरा है, ये ग्राउंड लेवल पर है, तो इस घर की जितनी भी जो दीवारें हैं जो बाहर की सड़क से लगती हुई है, इन दीवारों पर कहीं पर भी खिड़की नहीं है। खिड़की नहीं होने के कारण क्या है कि अगर खिड़की होगा तो बाहर से आने जाने वाला आदमी ताका झांकी करेगा, वो देखता रहेगा कि हाँ इस घर में क्या चल रहा है, खिड़की से बाहर से झांकेगा। तो बोला ऐसे में ना कहीं पर भी खिड़कियां नहीं थी, क्योंकि बोला कि ना बाहर के आदमी को ये जानने का अधिकार नहीं कि हमारे घर के अंदर क्या चल रहा है। तो बोला खिड़की मत बनाओ, खिड़की होगी तो ताका झांकी करेगा, खिड़की नहीं होगी ताका झांकी नहीं करेगा। तो बोला प्राइवेसी का कंसर्न तो इनका था। अगला क्या कि द मेन, बोला कि जो मुख्य द्वार जो है, द मेन एंट्रेंस डज नॉट गिव अ डायरेक्ट व्यू ऑफ द इंटीरियर, बोला घर का जो मुख्य द्वार है, जो मेन गेट है, जो आपकी जो फाटक होती है ना बड़ी वाली, जो बड़ी जैसे घर है, घर के बाद में आपके बाहर खुला चौक होता है, आपके खुला चौक मतलब जो होता है, खुला चौक होने के बाद में आपके वो बाहर शौचालय स्नान करो, तो उसके बाद में आपका ना बाउंड्री होती है, उसके बाद बाउंड्री के पास में आपका बड़ा सा गेट, मेन गेट खुलता है, जो बड़ी वाली जो फाटक होती है, ठीक है ना। तो बोला ऐसे में वो गेट जो होता है, उस गेट से घर के अंदर में कौन बैठा वो नहीं दिखना चाहिए। बोला कि उस बाहर वाले गेट से अंदर वाले गेट के अंदर से क्या, कौन कहाँ पर बैठा क्या कर रहा है वो नहीं दिखना चाहिए। इंटीरियर मतलब आंतरिक अंदर। अभी समझाता हूँ। जैसे ये घर है, इस घर के अंदर ये आंगन है और ये अलग अलग कमरे बना रखे हैं। यहाँ पर आसपास में देखो, यहाँ पर है ना एक शौचालय वाला वो बना हुआ है, यहाँ पर कुआं है और यहाँ पर आपका शौचालय और ये स्नान घर बना हुआ है। और ये हमने ट्रेनिंग में बताया था ना कि हर घर का जो था गंदा पानी था उस दीवार के पास में से अंदर से नाला निकलता हुआ यहाँ से बाहर से निकलते हुए इसमें जुड़ जाता है। अब देखो ये क्या है ना, इसमें प्राइवेसी कंसर्न समझो आप। ये मेन रोड है, इस घर के जितने भी मेन दरवाजे, ये 1 2 3 4 16 कमरे हैं, 16 घर है इस शहर में, एग्जाम्पल बोलो, इनमें से किसी भी घर का दरवाजा यहाँ पर और यहाँ पर नहीं खुलता है। मेन रोड पर कभी नहीं खोलते अपने घर का दरवाजा। बोला कि मेन रोड पर खुलेगा तो घर के बाहर सीधी सड़क बहती, तो सड़क पर बहता हुआ आदमी कोई भी आवारा घर में देख लेगा घर में क्या हो रहा है। तो बोला वैसा नहीं, तो बोला घर सड़क के बाहर बहने वाला आदमी हमारे घर के अंदर ताका झांकी नहीं करना चाहिए। तो हमने क्या बोला कि जो मेन एंट्रेंस जो है ना वो घर के बाहर अंदर का और बाहर का दिखाता नहीं। तो सबसे पहली बात है ना, सड़क पर जो दरवाजे कभी नहीं खोलेंगे। अभी क्या होगा कि मान लो ये घर है, ये घर मान लीजिए कि आप ये यहाँ पर है, 1 2 3 4 5, ये छठा जो घर है ना इस शहर में, ये जो MJD मतलब मोहनजोदारो शहर के अंदर मान लो कि छठा घर है, ये आपके यहाँ पर एकदम प्राइम लोकेशन पर है ना, यहाँ से सड़क, यहाँ से सड़क, यहाँ से सड़क, यहाँ से सड़क, एकदम पूरा प्राइम लोकेशन पर है। तो ये कभी भी अपना घर का दरवाजा यहाँ पर नहीं रखेगा और यहाँ पर नहीं रखेगा, ये अपना घर का दरवाजा यहाँ पर रखेगा अंदर वाली रोड की तरफ। तो बोला कि ये है आपका मेन रोड, तो ये है आपका मेन रोड। और इस मेन रोड से अंदर एक रोड आएगी, इस अंदर से आने के बाद यहाँ पर एक और छोटी गली और होगी, छोटी रोड और होगी। यहाँ पर आने के बाद क्या होगा कि यहाँ पर पहले एक छोटा सा कमरा बना हुआ होगा, सीधा आपको घर के अंदर नहीं जाने नहीं देंगे। पहले क्या होगा, एक छोटा सा कमरा बना हुआ है, इस कमरे से ना छोटा कमरा है, इस दीवार के पास में एक छोटा सा गेट होगा, ऐसा है
इस गेट से देखो, मान लो कि आप अंदर आए, आप ये कमरा है, इस कमरे के अंदर आप यहाँ पर आए। ऐसा नहीं कि आने के बाद में आपको पूरा घर दिखेगा, नहीं। आपने जैसे यहाँ से अंदर एंटर किया, मान लो कि ये घर यहाँ पर है, ये घर है, और मैं वहाँ से आया हूँ, मैं वहाँ से आया, यहाँ पर आया, यहाँ से आने के बाद ये रोड थी, मैंने यहाँ से अंदर एंट्रेंस किया। अंदर एंट्रेंस करने के बाद मुझे यहाँ पर कुछ नहीं दिखा, फिर मुझे ऐसा लेफ्ट में घूमना पड़ेगा। यहाँ घूमा, यहाँ घूमने के बाद मुझे एक और गेट मिलेगा, यहाँ पर देख रहे हो आप, ये गेट दिखा। इस गेट से मैं अंदर एंटर करूँगा, मैं चला गया अंदर। घर के अंदर यहाँ से जाने के बाद में मैं आंगन में आऊँगा। तो बोला कि घर के बाहर को देखा, मतलब 1 2 फिर बाद में अंदर एंट्री होगी, मतलब डबल गेट है। पहले अंदर आया, आने के बाद आपको लेफ्ट घूमना पड़ेगा, लेफ्ट घूमने के बाद में छोटा गेट होगा, उस गेट से निकलने के बाद आप आंगन में पहुंचोगे। तो बोला ऐसे में कोई भी बाहर का आदमी घर के अंदर ताका जाके नहीं करेगा। तो कितना प्राइवेसी लोगों को बहुत बड़ा कंसर्न है इनका। तो बोला वो है, तो इंटीरियर नहीं दिखने को मिलेगा। इसके अलावा क्या होगा कि कई जितने भी घर होंगे ना, इन घरों के अंदर क्या है कि एक जो कुआं होगा ना, जहाँ घर के अंदर कुआं है, इसमें ये लोग एक गेट यहाँ पर रखेंगे और एक गेट यहाँ पर रखेंगे, ये भी एक और है। तो बोला कि ना ये आदमी ना एक छोटा सा कुआं यहाँ पर अलग बना देंगे, गेट रख देंगे, नहीं तो छोटा सा क्या, नहीं तो कई बार क्या गेट नहीं रखेंगे। बोला कि एक छोटा अलग से बना देंगे, यहाँ पर छोटा कुआं है, जो बता कि बाहर से आने जाने वाला पानी को यूज़ किया, सीधा चला गया, अंदर एंट्रेंस आने की जरूरत नहीं है। रूणी चेहरा धनिया। वैसे बता दूँ, आज है ना बाबा रामदेव जी की बीज भी है, तो देखो आपकी क्लास में वो बज रहा है। हालांकि ये वीडियो कब पब्लिश होगा ये तो मैं नहीं बता सकता, क्योंकि अभी बीच में और भी वीडियो पेंडिंग है, ठीक है ना। तो लेकिन आज जो है अपने ये क्लास शूट की गई है, उस दिन ना बाबा की बीज है, रामदेव जी महाराज की, तो उस दिन वो गाना बज गया। देखो कोइंसिडेंस है। तो बोला कि स्कॉलर्स एस्टिमेटेड दैट द टोटल नंबर ऑफ वेल्स इन द मोहनजोदाड़ो वाज 700। बोला कि जितने भी जो स्कॉलर्स है उनका ऐसा मानना था कि हर घर में, क्या मानना था कि हर घर का अपना पर्सनल कुआं है। और हमें मोहनजोदाड़ो से कितने कुएं मिले? 700 मिले। बोला कि हर घर का अपना पर्सनल एक कुआं है और मोहनजोदाड़ो से 700 कुएं मिले। तो क्या अगर घुमा करके सवाल पूछ ले कि बताइए कि मोहनजोदाड़ो में कितने घर मिले हुए हमें, और अपने एमसीक्यू में 700 ऑप्शन है, तो सही करेंगे ना हम, क्योंकि हर घर का अपना पर्सनल है। तो ऐसे करके हमारा ये है। तो ये देखो आज की क्लास आपके लिए मैराथन बन गई, क्योंकि आज तक आपने जितनी भी क्लास अटेंड करी है वो 20 मिनट की, 25 मिनट की लास्ट थी और मैक्सिमम 29 मिनट की थी। इस क्लास को शूट करने में मुझे लगभग 2 घंटे लगे हैं। एडिट करके काट के जो इसका मतलब लिखने में जो प्रोसेस होता है, कम से कम आपकी 1.25 घंटे की क्लास बनेगी है। तो ये आज तक की मेरे हिसाब से जो मैंने क्लास रिकॉर्ड की सबसे बड़ी क्लास है, लगभग 80 से 90 मिनट की क्लास बनेगी। तो देखिए कैसी लगी आपको क्लास। अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो इस पर प्रेस करते रहिए, ये जो लाल कलर का जो लाइक उछल रहा है इस पर प्रेस करते रहिए। इसके अलावा हमारे कमेंट सेक्शन में आपके जितने भी क्वेरीज है, सवाल है, जो भी पूछना आप यहाँ पर पूरा भर दीजिए, इसको आपके सारे सवाल यहाँ पर दे दीजिए। और इस वीडियो को आप अपने फ्रेंड सर्कल में जो भी 12th क्लास में है उन लोगों तक उसको शेयर कीजिए। ये वाला बटन दबाइए, शेयर वाला, शेयर कीजिए। शेयर करने से बेनिफिट होगा। इसके अलावा हमारी रिवीजन क्लासेस चल रही है यूट्यूब शॉर्ट्स पर। तो यूट्यूब के शॉर्ट्स बनाए जाते हैं, शॉर्ट्स पर हम जितने भी आपके एमसीक्यू के, वेरी शॉर्ट के, फिल इन द ब्लैंक्स के सवाल बनते हैं उन सबको हम यूट्यूब शॉर्ट्स पर अपलोड करते हैं। तो आप शॉर्ट्स पर जाइए, शॉर्ट्स पर सारे वीडियो देखिए। कितना है? 30 सेकेंड, 35 सेकेंड, 40 सेकेंड, इतना है कि मतलब आप 1 गिलास पानी भी पियोगे ना तो लगभग 30 सेकेंड लग जाते हैं। तो बोला इतने से समय में आपका 1 नंबर का सवाल यूँ तैयार हो जाएगा। तो शॉर्ट्स देखते रहिए। इसके अलावा आप हमारे ये जो इंस्टाग्राम का पेज है इसको फॉलो कीजिए, यहाँ पर हम क्विज डालते हैं, इन क्विज को अटेम्प्ट कीजिए। आपको कॉन्फिडेंस आएगा, आपको भी लगेगा कि हाँ हम जो पढ़ रहे हैं वो सही ट्रैक पर है या नहीं है, मतलब हमारा पढ़ा हुआ याद रहता है कि नहीं रहता है। क्योंकि ये आपके लिए छोटा छोटा टेस्ट है। भाई आप गए, भाई आप इंस्टाग्राम वैसे चलाते हो, आपको वहाँ पर गए, देखा क्विज मिला, आपको टिक किया, आपको पता चल गया। कितना समय लगता है? 5 सेकेंड भी नहीं लगता। आपने देखा, सवाल पढ़ा ABC ये है, टिक किया, आपका आंसर आ गया। ऑन द स्पॉट आपका आंसर शो कर देगा कि आपका आंसर राइट है या फिर आप थोड़े से ना भटक रहे हो कि मतलब सही आंसर नहीं निकाल रहे हो। हालांकि मुझे पूरा यकीन है कि जिस पेस के साथ में, जिस स्पीड के साथ में हम पढ़ाते हैं, इस स्लो के साथ में, इतना डिटेलिंग के साथ पढ़ाते हैं, तो आपके आंसर गलत नहीं होंगे। ये इतना तो मुझे कॉन्फिडेंस है मेरे पढ़े हुए स्टूडेंट्स पर, और मुझ पर आपको पूरा यकीन है क्या कि आप ये कर सकते हैं और करेंगे। और मैंने पहले भी बताया था क्या, अगर हमें बोर्ड क्लास में पूरे में से पूरे नंबर लाने हैं तो पिछले 5 साल की जिस्ट तैयार कर लेनी है और उन्हीं के हिसाब से पढ़ना है, ताकि हमारा एक भी नंबर छूट ना जाए।
ठीक है ना। तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।